Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। और आज इस क्लास के अंदर we are going to take up remaining FSLIs from chapter number 5। लास्ट क्लास के अंदर हमने बैलेंस शीट कैप्शंस को कवर किया था एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैप्शंस। जितने भी FSLI हैं सारे इस क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन एंड यस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियो सो दैट इस चैनल की रीच बढ़े एंड वी कैन प्रोवाइड यू विद द ग्रेट कंटेंट। थैंक यू सो मच। ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैप्शंस। अभी तक जितनी भी डिस्कशन हमने करी वो सारे FSLIs बैलेंस शीट के थे, बट अभी जिन FSLIs की डिस्कशन हम करेंगे दोज आर गोइंग टू बी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सबसे पहला जो यहाँ पे FSLI आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू। ओके, तो अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स की या गुड्स बेचती है तो सेल ऑफ गुड्स, अगर आप सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हो तो सेल ऑफ सर्विस। सो आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? ये आपका P&L है, P&L की क्रेडिट साइड के ऊपर बाय सेल्स, इसकी वेरिफिकेशन आपको करनी है इस FSLI की। तो आप किन असर्शन की टेस्टिंग करोगे? बेटा असर्शन यहाँ पे भी सेम है, ECVP, लेकिन E का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अक्यूरेंस, एंड V का मतलब वैल्यूएशन का मतलब मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराया स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको OCMP का मतलब भी बता दिया था, तो यहाँ पे खाली FSLI का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड मतलब आपका सेम ही रहेगा। तो असर्शन मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मेरा मेन फोकस यहाँ पे होगा ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर। एग्जाम में यहाँ पे ना एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन ये है, अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टेप्स टू बी फॉलोड। सो बेसिकली अगर मैं आपको कह दूं कि आपको रेवेन्यू की टेस्टिंग करनी है, आपको सेल की टेस्टिंग करनी है, या आपकी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वहां से जो इनकम उसकी हो रही है उसकी आपको टेस्टिंग करनी है, तो आपको कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो ये प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और ये स्टेप्स ना आपके नॉर्मल ऑडिट वाले ही स्टेप्स हैं। कौन कौन से? आप मुझे बताओ, सबसे पहले जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो आप क्या करते हो? आप कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ पे भी ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट ने कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं इन द एरिया ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद क्या मैम? उसके बाद मैं TOC भी परफॉर्म करता हूं, तो दूसरा पॉइंट वही है, कहता है ऑडिटर टेस्ट करेगा कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी, दैट मींस ऑडिटर विल डू द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल, वो TOC परफॉर्म करेगा जो एंटिटी ने कंट्रोल लगाए हैं इन दी सेल साइकिल टू डिटरमाइन की कंट्रोल कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने रिलायबल है। आप TOC इसलिए तो परफॉर्म करते हो ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे कितना रिलायंस प्लेस करना है ऑन दी कंट्रोल। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि ऑडिटर जब TOC को यूज करेगा एज एन ऑडिट प्रोसीजर तो वो सैम्पलिंग करेगा यहाँ पे। सो कहता है ऑडिटर विल सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो ऑडिटर जब TOC परफॉर्म कर रहा है तो वो कुछ रैंडम बेसिस पे सेल के ट्रांजेक्शन को चूज कर लेगा एंड एग्जामिन द रिलेटेड कस्टमर परचेज ऑर्डर। तो आप क्या करोगे? PO देख लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 सेल उठा ली, अभी 10 सेल से जुड़ा हुआ PO बना होगा, कस्टमर का ऑर्डर आप उसे कह सकते हो। PO इज नॉट द राइट वर्ड हियर। परचेज ऑर्डर अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो परचेज ऑर्डर, अगर आप अपने कंपनी के सेल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऑर्डर एक्सेप्टेंस आप इसे बोलते हो, तो आप वो उठा लोगे। वहां से आपके सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं सेल के वो आपको पता लग जाएगा। इनवॉइसेस बना होगा सेल का वो आप उठा लोगे एंड ऑल्सो अ कस्टमर स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट कंट्रोल बीइंग टेस्टेड इज आ नंबर्ड सेल्स इनवॉइस। एंड डेफिनेटली आप कोशिश यही करोगे कि जो भी आप सेल्स इनवॉइस पिकअप कर रहे हो वो नंबर्ड होने चाहिए, सीक्वेंस वाले आपके इनवॉइस होने चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि आप एक ही सीक्वेंस में आप उनको उठाओ, बट दे शुड बी नंबर्ड। अच्छा, आपकी पर्पस क्या है? बेसिकली आप ये जानना चाहते हो जो कंट्रोल आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं इन दी एरिया ऑफ सेल्स दोज आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। तो आप देख लो कि ये टर्म्स क्या थे, ठीक है, किन टर्म्स के ऊपर ये सेल्स करी गई थी। लेट्स से कि 3 महीने का आपने क्रेडिट पीरियड दिया था, तो 3 महीने के अंदर आपको क्या फिर वहां से कलेक्शन आ रही है, तो वो कस्टमर स्टेटमेंट जो आप ऑब्टेन कर रहे हो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के कंट्रोल कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो। उसके बाद TOC के परफॉर्म करने के साथ साथ आपके लिए मस्ट है ना कि सब्सटेंसिव चेकिंग भी ऑडिटर परफॉर्म करेगा। क्यों? ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए। तो आगे वही लिखा हुआ है, ऑडिटर विल परफॉर्म द सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, और ये मस्ट है क्योंकि सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर होते हैं, एक होता है TOD और दूसरे होते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। तो इसने अगली लाइन में वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर कैन परफॉर्म द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, एक आधा पॉइंट उठा के आप लिख दो, विच में कंसिस्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल का ट्रेंड एनालिसिस आप निकाल लोगे कि इस साल इतनी सेल हो रही है तो ऑन एन एवरेज मेरी कंपनी में कितना सेल होता था, एंड उसका कंपैरिजन कर लोगे विद द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। आप रेशियोज भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या लिखा हुआ है, इसने एनालिटिकल प्रोसीजर के नाम लिखे हुए हैं। आप 1-2 पॉइंट लिख के 1-2 नाम लिख के ETC डाल देना,
ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको सेल्स की वेरिफिकेशन करनी है, आपके जो स्टेप्स होंगे वेरिफिकेशन के वो क्या होंगे, स्टेप्स फॉर ऑडिट प्रोसीजर, स्टेप्स फॉर ऑफ योर वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे इन द एरिया ऑफ सेल्स, टीओसी परफॉर्म करोगे, ठीक है, ये जानने के लिए कि कंट्रोल कितने रिलायबल है, कितना रिलायंस आप उनके ऊपर पुट कर सकते हो। फिर टीओसी कैसे परफॉर्म करोगे, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। फिर आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे विच में ऑल्सो इंक्लूड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर सच एज सेल ट्रेंड एनालिसिस, डूइंग द कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, कैलकुलेटिंग द सेल्स रेशियो, ईटीसी। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाता है आपका असर्शन स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको कौन कौन सी असर्शन टेस्ट करनी है इन रिलेशन टू सेल्स। सबसे पहले आपने बोला कि आपको अक्यूरेंस टेस्ट करनी है। अक्यूरेंस का मतलब है कि जितना भी सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, पीएनएल के अंदर, वो एक्चुअल में इनकर हुआ है। दैट मीन्स आपने कोई भी फेक सेल नहीं दिखाया है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि सारा सेल अकर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है इसका मतलब आपने फेक सेल बुक करी होंगी। एंड ये क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में अलग से आ जाता है कि ओवर स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करोगे, ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो, कि आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू वेरीफाई द अक्यूरेंस ऑफ द सेल्स, तो आप कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो पहला प्रोसीजर आया, ऑडिटर विल एंश्योर दैट रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड, ठीक है, पहला प्रोसीजर। दूसरा ऑडिटर सेल्स इनवॉइस का सीक्वेंस चेक करेगा। बेसिकली अगर आपको इनवॉइस का सीक्वेंस ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कहीं पे कोई फ्रॉड हुआ हो। जितना भी अनयूजुअल नेचर की जर्नल एंट्री है उसको आप वेरीफाई करोगे, तीसरा प्रोसीजर। चौथा, आप सेल रिटर्न टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हो, दिस इज डूइंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आप देखोगे कि इस साल मेरा कितना सेल हुआ और कितना सेल रिटर्न हुआ, आपने एक रेशियो निकाल ली, ठीक है, सेल रिटर्न अपॉन में सेल्स इनटू 100, एक रेशियो निकाल ली, उसका कंपैरिजन कर लिया पिछले साल से। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल वेरिएंस दिखाई दे रहा है उसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे इसकी, ठीक है। एंड ऑल्सो चेक द सेल्स रिटर्न विद सेल्स इनवॉइसेस, चलान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर, ईटीसी। जितना भी सेल्स रिटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली जब भी सेल रिटर्न आता है तो क्रेडिट नोट बनता है, उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करो उसको। ओरिजिनल सेल्स का इनवॉइस क्या था वो वेरीफाई करो, देखो कितना यूनिट आपने बेचा था, कितना वापस आया है, ठीक है। एंड जब डेफिनेटली जब सेल रिटर्न आया है तो स्टॉक भी बढ़ा होगा, स्टॉक रजिस्टर के अंदर उसकी जो एंट्री पड़ी हुई है वो आप क्रॉस वेरीफाई करो, तो आपको पता लग जाएगा कि सेल्स रिटर्न के अंदर कुछ भी आपका इधर उधर नहीं हुआ है। तो एक पॉइंट क्या है ये। ऑल्सो ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, क्लाइंट के ऑपरेशंस क्या हैं और जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या आप फॉलो कर रहे हो फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो आप बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को भी समझोगे, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन वर्सेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वेर एवर अप्लीकेबल। जैसे कि आपकी कंपनी किस पॉइंट के ऊपर सेल रिकॉग्नाइज करती है, इनवॉइस बेसिस के ऊपर आप सेल रिकॉग्नाइज कर रहे हो, डिस्पैच बेसिस के ऊपर सेल रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है। ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का यहाँ पे सीन है, अगर आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर कैसे आप वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखते हो, उसके लिए आपको ना कंपनी का ऑपरेशन का नेचर समझना पड़ेगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे दोबारा से पूछूं कि आपको ना, मैं इतना रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, अगर आपको सेल्स की अक्यूरेंस को वेरीफाई करना है तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, किन चीजों को आप वेरीफाई करोगे। सबसे पहले यू विल हैव टू इंश्योर कि सेल्स ओवरस्टेटेड नहीं है, दूसरा अनयूजुअल जर्नल एंट्री को आप चेक करोगे, तीसरा आप रिव्यू करोगे सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, चौथा आप रेशियोज कंपेयर करोगे जो इस साल की सेल टू सेल रिटर्न की रेशियो है विद द प्रीवियस ईयर, दैट मींस यू विल परफॉर्म द एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर। सेल्स रिटर्न की क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे विद दी, क्या क्या बनता है सेल्स रिटर्न के केस में वो देख लो, जो भी डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे कि आपका क्रेडिट नोट उसके साथ रिकंसाइल कर सकते हो, स्टॉक रजिस्टर के अंदर जो एंट्री पड़ रही है, ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस, ईटीसी, ऐसा कुछ लिख सकते हो। मतलब बाद में ईटीसी नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 3-4 पॉइंट आपको लिखने खाली। And yes, you will understand the generally accepted accounting principle and nature of client operation to understand at what point of time sale is being recognized by your एंटिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक आएगा।
अब इसी में से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑडिटर को ये कैसे इंश्योर करेगा वो कि जो सेल्स आप दिखा रहे हो, जो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट इज नॉट ओवर स्टेटेड। तो ऊपर पहला पॉइंट क्या था कि आप ये वेरीफाई करोगे कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड नहीं है, बट कैसे वेरीफाई करोगे, कौन से प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें से मैंने एक लास्ट का पॉइंट कट कर दिया है आपके लिए। जो पॉइंट निकल के आएंगे 6 पॉइंट निकल के आएंगे, आपको 6 पॉइंट लर्न करने हैं। सबसे पहले ऑडिटर इंश्योर करेगा कि एक इनवॉइस सिस्टम के अंदर 2 बार रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब एक सिंगल इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये जो इनवॉइस कैंसिल हो चुका है वो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। दूसरा, आप सैम्पलिंग बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे कुछ इनवॉइसेस टेस्ट भी कर सकते हो कि जर्नल एंट्री क्या डाली गई उनको लेकर। कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट आपने गलत डाल दिया है जिसकी वजह से सेल्स ओवरस्टेट हो गई है, तो आप जर्नल्स चेक कर लो। तीसरा, बहुत अच्छा प्रोसीजर है, कंफर्मेशन मंगवा लो कुछ कस्टमर से, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कहीं कोई ऐसा फिक्टिशियस कस्टमर तो नहीं जो आपने दिखाया हुआ है जिसकी वजह से सेल्स ओवरस्टेट होकर रखी है। चौथा, whether any shipment were done without the consent and agreement of the customer। तो जनरली जब भी आप सेल करते हो, शिपमेंट करते हो गुड्स की टू द कस्टमर, वो कस्टमर के साथ आपने जो अग्रीमेंट एंटर किया उसके अकॉर्डिंग होती है, जो भी कंसेंट आपको कस्टमर से मिली है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो आप देख लो कि कहीं कोई ऐसा शिपमेंट तो नहीं जो कस्टमर की कंसेंट के बगैर किया गया, जो टर्म्स थे अग्रीमेंट के दैट यू हैव अग्रीड विद द कस्टमर उसके बिना किया गया। एंड क्या कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू है जिसको आपने अर्नड दिखा दिया, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब आपका राइट नहीं है उस रेवेन्यू के ऊपर, तो आप बुक मत करो उसको। क्या आपको लगता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अटैच्ड विद द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू, या आप जो एएस पढ़ते हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का उसके अंदर पढ़ते हो कि आप रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब सर्टेन है कि वो पैसा आपको मिल जाएगा। सो अगर कोई अनसर्टेनिटी अटैच्ड है तो फिर आप रेवेन्यू नहीं दिखाओगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं अनसर्टेनिटी अटैच थी तो भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये पॉइंट किससे जुड़े हुए आ रहे हैं, ओवर स्टेटमेंट को लेकर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। एक क्वेश्चन कंप्लीटनेस को लेकर भी बन सकता है कि ऑडिटर सेल्स की कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई करेगा। तो कंप्लीटनेस के लिए जो पहला प्रोसीजर निकल के आता है वो तो होता है कट ऑफ प्रोसीजर। तो आप यहाँ पे कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ये इंश्योर करने के लिए कि सेल्स जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप रिकॉर्ड करो दैट इज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पीरियड, वो करंट अकाउंटिंग पीरियड है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल का जो सेल्स है वो आप इस अकाउंटिंग पीरियड में दिखा रहे हो, या इस अकाउंटिंग पीरियड का सेल आप इस साल में दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई ही नहीं रहे, उसको अगले साल आप डेफर कर रहे हो। तो ऑडिटर ये इंश्योर करने के लिए कि करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना सेल बुक होना चाहिए था वो इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेल बुक हुआ, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, कट ऑफ प्रोसीजर। दूसरा, वेरीफाई क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। इफ यू रिमेंबर करेक्टली जब हमने डेटर्स के पॉइंट पढ़े थे तो भी ये पॉइंट आया था कि बैलेंस शीट डेट के बाद जितना भी क्रेडिट नोट आपने इशू किया, क्रेडिट नोट तब आएगा जब आप सेल रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। सो जितना भी सेल रिटर्न बैलेंस शीट डेट के बाद आया उसको चेक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट नोट आप बैलेंस शीट डेट के बाद आप इशू कर रहे हो बट इट इज रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग पीरियड। ओके, ट्रेस फ्रॉम द शिपिंग डॉक्यूमेंट टू द सेल्स जर्नल, ये भी आप काम कर सकते हो कि शिपिंग डॉक्यूमेंट देख लो। शिपिंग डॉक्यूमेंट से आपको पता लग जाएगा कि गुड फैक्ट्री से डिस्पैच कब हुए, तो जब गुड डिस्पैच हुए तब आप उसको सेल्स दिखाओ। सो यू विल ट्रेस द शिपिंग डॉक्यूमेंट टू द सेल्स जर्नल, फिर आप उसको देखो कि सेल्स जर्नल के अंदर फिर आपने उसको किस डेट के ऊपर सेल्स माना हुआ है। चेक वेदर द क्वांटिटी इज अपीयरिंग इन द सेल्स रजिस्टर और नॉट, एंड रिकंसिलिएशन and check the reconciliation of total sales good dispatched as per the stock record and financial record statutory record like GST। okay, ये पॉइंट बेसिकली क्या है कि आपकी कंपनी सेल का जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है उसको, उस रिकॉर्ड को आप ऑब्टेन करो, ठीक है, उसकी रिकंसिलिएशन करो जीएसटी के रिकॉर्ड के साथ। बेसिकली अगर आपने सेल किया है तो आपने जीएसटी पे किया होगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि किस मंथ में आप जीएसटी के रिटर्न के अंदर ये सेल दिखा रहे हो और कब आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है। सो ये आपको यहाँ पे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ द सेल। बहुत सिंपल से पॉइंट है, कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। दूसरा, क्रेडिट नोट वो सारे चेक करो विच आर इशूड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो सेल्स रिटर्न को लेकर होंगे। तीसरा, आप क्या करो, डिस्पैच रिकॉर्ड जो आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है ना, वो डिस्पैच रिकॉर्ड ले लो और शिपिंग डॉक्यूमेंट को ट्रेस करो टू द सेल्स जर्नल, ठीक है। चौथा, आप देखो कि जितना भी सेल्स रिकॉर्ड के अंदर आपका सेल्स की एंट्री आ रही है उसको टैली करो विद द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड सच एज जीएसटी की रिटर्न जो कंपनी ने फाइल करी है। फिर आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन। बेसिकली जिस वैल्यू के ऊपर आप सेल्स दिखा रहे हो दैट इज एप्रोप्रिएट। ऑडिटर इसको चेक कैसे करेगा, कुछ ट्रांजैक्शन को आपने टेस्ट बेसिस के ऊपर एग्जामिन कर लो इन डेप्थ, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, वहां से आपको एक्यूरेसी के ऊपर कंफर्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इनवॉइस बना तो क्या आपने अमाउंट रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट कितना, ये सारी चीजें। बल्कि ये वाली कहानी तो बहुत पहले शुरू हो जाएगी, जब कोई कस्टमर आपके पास आया था ना अपना ऑर्डर देने के लिए, आपने जो ये पीओ बनाया होगा या आप इसको कह सकते हो जो ऑर्डर एक्सेप्टेंस बना होगा,
क्या आपने डिस्काउंट अग्री किया था, ठीक है, फिर जीएसटी कितना लगा, डिस्काउंट क्या कोई दिया गया, इनवॉइस के ऊपर क्या है, कितनी क्वांटिटी हुई सेल्स की, फिर सिस्टम के अंदर कितना रिकॉर्ड हुआ। तो आप ये सारा ना, ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है सेल का, कुछ सेल्स उठाकर उसको वेरीफाई कर लो। प्लस अगर आपने फॉरेन कस्टमर को सेल किया है तो AS11 के अकॉर्डिंग आपको रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इंश्योर करो कि रीस्टेटमेंट AS11 के अंदर हो रही है। अगर आप देख रहे हो जब भी हम कोई वैल्यूएशन का पॉइंट पढ़ते हैं, जब भी हम कोई मेजरमेंट की पॉइंट पढ़ते हैं, तो AS11 वाला पॉइंट आता है वहां पे, ठीक है। तो ये जनरल प्रोसीजर हो गए। बट अभी क्वेश्चन ना एग्जाम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर भी आता है, जैसे कि अगर कंपनी ने कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर सेल करी है, ठीक है, तो फिर आप कैसे सेल्स को वेरीफाई करोगे? कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर सेल करी आपने, तो आप सेल्स को कैसे वेरीफाई करोगे? या फिर कंपनी ने सेल करी है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, फिर आप सेल को कैसे वेरीफाई करोगे? तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में अलग से बन सकते हैं। तो कंसाइनमेंट बेसिस वाला तो क्वेश्चन ऊपर भी आया था जब हम डेटर्स पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है? क्योंकि और ये इस वजह से आ रहा है, डेटर और सेल्स दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे भी कुछ अलग से मुझे कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से मैं पॉइंट पढ़ूंगी जो मैंने इन पॉइंट के सामने एक एक वर्ड लिखा हुआ है, आप उन वर्ड को लिख लो। टोटल यहाँ पे मेरे हिसाब से 8 पॉइंट है, मैं आपके लिए 7 पॉइंट पढ़ दूंगी, आपको इसमें से कोई भी 5 या 6 पॉइंट लर्न रखने हैं। 6 आप रख पाओगे मेरे लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको खाली 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 6 याद है तो आप 6 लिख कर आओ। तो 5 बेर मिनिमम है जो आपको चाहिए नंबर लेने के लिए, 4। ओके, सो कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल्स को ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा? सबसे पहले अगर आपने कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर किसी को सेल करी है तो डेफिनेटली कोई अग्रीमेंट तो बना होगा ना, तो आप उस अग्रीमेंट को चेक कर लो, वहां से आपको टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट समझ में आ जाएगा। सो यू विल वेरीफाई द अग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी टू असर्टेन द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द कि कितना कमीशन है, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ये सारी चीजें आपको उधर से समझ में आ जाएंगी। ऑल्सो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी रेगुलर सेल्स नहीं है। तो ऐसा नहीं कि तुमने कंसाइनमेंट के ऊपर जो सेल करी, कंसाइनी के पास जो गुड भेजा, उसको आप इमीडिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सेल्स दिखा रहे हो। तो इंश्योर करो कि ये गुड्स जो तुमने कंसाइनमेंट के ऊपर भेजे दे आर नॉट ट्रीटेड एज दी नॉर्मल सेल्स। सो फिर होगा क्या? सो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप गुड भेजते हो कंसाइनमेंट, जब आप गुड सेल कर रहे हो कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर, तो आप कंसाइनी को गुड भेज रहे हो, फिर वो आगे कस्टमर को बेचेगा। तो जब आपने कंसाइनमेंट के ऊपर गुड सेल किए और कंसाइनी को भेजे, तो यहाँ पे डेबिट डेटर अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे डेबिट होता है कंसाइनी का अकाउंट। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने एंट्री क्या डाली, कंसाइनी अकाउंट को डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट नहीं किया, आपने फिर क्रेडिट किया है टू द कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अकाउंट आपने क्रेडिट किया है। और यहाँ पे जो भी ग्रोस सेल प्रोसीड का अमाउंट है और ये भी अकाउंट सेल से आपको पता लग जाएगा, जो अकाउंट सेल कंसाइनी आपको भेजेगा ये अमाउंट आप यहाँ पे दिखाओगे। एंड जब अल्टीमेटली फिर कंसाइनी कस्टमर को बेच देगा तब डेटा रिकॉग्नाइज होगा। तो सेल की बुकिंग कैसी होगी, ये अगला पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया ऐसे सेल बुक होगी। फिर प्रॉफिट की बुकिंग कैसी होगी? A certain credit has been taken only for the profit on the goods sold through the consignee before the year end. So बैलेंस शीट डेट तक कंसाइनी ने फाइनल सेल जो कस्टमर को करती है उस टाइम तक कितना प्रॉफिट हुआ वो आप रिकॉग्नाइज करोगे। कोई भी प्रॉफिट उन गुड्स को लेकर बुक नहीं किया जाएगा जो कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं। और इसी से अगला पॉइंट निकल के आ जाएगा स्टॉक बुकिंग का, कि जो गुड आपने कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर कंसाइनी को भेजे वो गुड्स किसके हैं, कंसाइनर के या कंसाइनी के? कंसाइनर के हैं। तो किसके स्टॉक में दिखनी चाहिए? आपके स्टॉक में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंश्योर जो भी गुड्स कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है एज ऑन बैलेंस शीट डेट इट इज टेकन इन द बैलेंस शीट। तो ये आपने अपनी इन्वेंट्री में ऐड किया है एट अ कॉस्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? इतना लिखोगे चलेगा। अगर आपको ये लिखना है कॉस्ट एंड क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट टू अराइव एट द रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन एंड अकॉर्डिंगली फिर आप इसको क्रेडिट भी करोगे, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, आप इसको क्रेडिट कर दोगे। बट आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बस मुझे ये पॉइंट चाहिए कि जो स्टॉक एट ईयर एंड कंसाइनी के पास पड़ा है इट इज एडेड टू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ योर कंपनी, दैट इज कंसाइनर। एंड आप एक काम कर सकते हो, कंफर्मेशन मंगवा सकते हो, बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसाइनी कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, राइट। रिमूवल ऑफ द लोडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस गुड आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर दे रहे हो कंसाइनी को, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, इधर ग्रोस प्रॉफिट भी तुम्हारा, इधर तुम्हारा कॉस्ट भी है, प्लस तुमने इधर लोडिंग भी ऐड करी। लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी ऐड किया है, तो फिर आपको ये लोडिंग रिमूव करनी पड़ती है।
So in case goods are consigned at invoice price, auditor should ensure that necessary adjustment to remove the loadings have been made. तो कौन कौन से पॉइंट आए? सबसे पहले अग्रीमेंट चेक कर लो टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा, नॉर्मल सेल नहीं है, देखो रेगुलर सेल्स के अकॉर्डिंग आप इसको नहीं बुक कर रहे हो। फिर सेल की बुकिंग कैसे होगी, वो अकाउंटिंग का पार्ट। फिर स्टॉक की बुकिंग कैसे होगी, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। कंफर्मेशन मंगवा लो कंसाइनी से कि ईयर एंड पे उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एंड लोडिंग जितना भी, अगर आपने सेल जो कंसाइनी को भेजी है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर किया है तो लोडिंग उसके अंदर ऐड है, प्रॉफिट ऐड करा है, उसकी एडजस्टमेंट फिर आपको करनी पड़ेगी। सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ये को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगला पॉइंट आप छोड़ सकते हो। 7 पॉइंट मैंने पढ़े, इसमें से कोई 6 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर आता है गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सो बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने बेसिकली कंपनी सेल कैसे करी, कस्टमर को भेज दिया कि तुम देख लो, कुछ टाइम तक इसको यूज कर लो, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो फिर इतने टाइम के बाद मेरे को वापस भेज देना। 60 दिन का आपने टाइम दे दिया, तो 60 दिन के अंदर या तो कस्टमर आपको अप्रूवल दे देगा कि हाँ मेरे को चाहिए सामान, या तो फिर वो वापस आपको भेज देगा। इस टाइप की सेल को आप कहते हो सेल ऑन नहीं, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। या तो आपने सेल कर दी या तो गुड्स वापस आ जाएंगे। तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा अगर आपने सेल इस टाइप की करी है तो सबसे पहले अगर आप गुड भेज रहे हो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस तो आपने कोई तो रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, मेमोरेंडा रिकॉर्ड। ऑडिटर उसको चेक कर लेगा। चेक द मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट मेमोरेंडा रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, एंड जब कस्टमर की अप्रूवल आएगी तब आप इसको सेल दिखाओगे। तो इसने लिखा कैसे कि जब कस्टमर का अप्रूवल आएगा तब कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा, मतलब डेटा रिकॉग्नाइज होंगे एंड सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कस्टमर का अप्रूवल आएगा तो ही सेल दिखाओगे। दूसरा, ensure that price of such good is unloaded from the sales account. Yes, so जब तक कस्टमर का अप्रूवल नहीं आता है सेल दिखा सकते हो नहीं। तो इसका मतलब ये जो एंट्री है डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इधर से इस टाइप की सेल्स का जो इफेक्ट है वो अनलोड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यही है, एंश्योर करो कि जो गुड आपने भेजे हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस उनका प्राइस अनलोड हो गया है, हैज बीन एडजस्टेड, हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, फ्रॉम दी सेल्स अकाउंट, जब तक कस्टमर का अप्रूवल नहीं आया तब तक। तीसरा, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर विच अप्रूवल पीरियड हैज एक्सपायर्ड। आपने बोला था कि 60 दिन के अंदर है तो कस्टमर एक्सेप्टेंस देगा या तो फिर ये गुड्स वापस आ जाएंगे। 60 दिन निकल चुके हैं तो 60 दिन के अंदर दो चीजें होनी चाहिए थी, या तो गुड को लेकर एक्सेप्टेंस आ गई है या तो फिर दे हैव बीन रिसीव्ड बैक। तो आप यही कह रहे हो कि अगर पीरियड एक्सपायर हो गया तो ऑडिटर चेक करेगा कि या तो गुड वापस आ गए या आपने सेल रिकॉर्ड कर लिया। चौथा, जो गुड अभी आपके अप्रूवल बेसिस पे गए हुए हैं और अभी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, वो स्टॉक आपका है या कस्टमर का है? आपका है, तो फिर ये आपके स्टॉक के अंदर आना चाहिए। उसकी कॉस्ट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन योर क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, ये आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैं आपके ऊपर सेल्फ डाल रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी 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 सिंपल और इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे तो ये आपको क्लिक हो जाएगा, बट क्वेश्चन कितने निकल के आ रहे सुनो। ओवर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोसीजर के स्टेप बहुत बार पूछा गया है, एंड अगर मैं सेल्स की बात करूँ ये कंसाइनमेंट बेसिस पे या रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप में वो जो क्वेश्चन हमने देखा कि ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर कौन से परफॉर्म करेगा सेल या रेवेन्यू की वेरिफिकेशन को लेकर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑल टुगेदर जितना भी मैंने सेल के बारे में आपको बताया वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एफएसएलआई एंड दैट इज अदर इनकम। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेल्स के नीचे आपको क्या दिखाई देता है? बाय अदर इनकम, ठीक है। सो अदर इनकम का मतलब हुआ कि जो आपका मेन एक्टिविटी है उसके अलावा आप कोई और काम करते हो जहां से आपको इनकम आती है, उसको आप अदर इनकम के कैटेगरी के अंदर डाल देते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या हो गया? उसके लिए अदर इनकम हो गया। या आपकी कंपनी ने स्क्रैप बेचा, अब स्क्रैप बेचना आपका कोई मेन इनकम तो नहीं है, ठीक है, मतलब स्क्रैप बेचना कोई आपका मेन बिजनेस तो नहीं है, नहीं, बट वहां से भी जो इनकम आएगी उसको आप अदर इनकम की कैटेगरी में डालोगे। तो जब ऑडिटर P&L को देखेगा वहां पे उसको अदर इनकम दिखाई देगी, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे करना है ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन ना अलग अलग आ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन बेसिकली आएगा कैसे। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने कहीं पे एफडी बनवाई हुई है और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलता है, तो ये उसके लिए क्या बन गई? अदर इनकम। अदर इनकम में अब आप इसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, या डिविडेंड आपको कहीं से मिलता है, ये भी अदर इनकम है, इसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई गेन लॉस हो रहा है वो आप अदर इनकम में दिखाते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कोई मेन इनकम तो नहीं है,
मतलब इन्वेस्टमेंट करना कोई आपका मेन बिजनेस तो नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं हो, नहीं, तो यहाँ से जो आपको इनकम हो रही है ये भी अदर इनकम है। ओके, एक क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे कि आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस ली हुई है, इंश्योरेंस की प्रीमियम आप पे करते हो, बट उसका आपको रिफंड मिल गया, तो आप उसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे, क्योंकि रिफंड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अदर इनकम है। या आपकी कंपनी ने इंश्योरेंस लिया था, वो इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, ये भी आपके लिए अदर इनकम है। या फिर आपकी कंपनी स्क्रैप बेच रही है, स्क्रैप से जो इनकम हो रही है वो भी आपके लिए अदर इनकम है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि अदर इनकम को कैसे वेरीफाई करोगे। क्वेश्चन ये रिस्पेक्टिव जो अदर इनकम के इन्होंने कुछ टाइप बताए हुए हैं उनके ऊपर आ सकता है। चलो, तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ इनकम कैसे होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइटम, और ये सब कुछ ना आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे कुछ भी आपको ना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आधा एमसीक्यू के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं फटाफट इसको समरी में बता देती हूँ कि कैसे अकाउंटिंग होगी। तो जो भी आप एफडी खुलवाते हो बैंक के पास, बैंक के एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होता है प्रपोर्शन बेसिस के ऊपर, मतलब आप प्रपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करते हो। एंड क्या चीजें आप कंसीडर करते हो, टाइम बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग होती है, अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। बेसिकली मैं मान लेती हूँ, सुनना, कि आपकी कंपनी ने किसी बैंक के ऊपर बैंक में एफडी खुलवाई और उसका अमाउंट कितना था, 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए के ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट कितना मिलना है, 8%। ये पहले एग्री हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये आपको क्वार्टरली मिलेगा, तो फिर हर क्वार्टर में आपको ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये इसकी अकाउंटिंग होगी। दूसरा, आपकी कंपनी ने मान लेते कहीं पे डिवेंचर बाई करे, उधर इंटरेस्ट आ रहा है, तो बेटा आपको पता ही है कि जब भी आप इंटरेस्ट इनकम निकालते हो फ्रॉम एनी डेट इंस्ट्रूमेंट, तो आप एक रेट कंसिडर करते हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड इज फॉलोड। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। डिविडेंड, ये आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि डिविडेंड कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तभी रिकॉग्नाइज करेगी एज एन इनकम जब उसका राइट एस्टैब्लिश हो गया टू रिसीव द पेमेंट, ठीक है। और ये राइट कब एस्टैब्लिश होगा, जब आपका ये डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा, प्रोबेबल है कि यस कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, उसको डिविडेंड मिलने वाला है, एंड आप कितना डिविडेंड मिलेगा ये अमाउंट आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हो। अगर ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप डिविडेंड की इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन और लॉस, ये क्या है, आपने 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई 120 होगी, तो 120 में से 20 रुपए आपका गेन हो गया, या उसकी वैल्यू 100 से घट के 80 होगी तो 80 रुपए का लॉस हो गया। सो एनी गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसने एग्जांपल है कि इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या रहेगा, तो वहां पे आप इनकम कैसे दिखाओगे, इसको आप शो करोगे एज अदर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम एंटिटी, एंड इट इज डिटरमिन्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द रिडेम्पशन प्राइस, कि क्या आपका रिडेम्पशन प्राइस है, माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस की बात है यार, जितने भी आप बेचोगे माइनस जितनी उसकी वैल्यू थी उतना ही प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ये सब अकाउंटिंग के पॉइंट है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ओके, मान लेते हैं कि आप अदर इनकम की वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आप किन असर्शन की टेस्टिंग करोगे, तो असर्शन सेम ही है, ओसी एमपी, दैट इज अक्यूरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ओके, डिस्कस क्या करना है मुझे, जहां से क्वेश्चन आएंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया ऊपर हो गया कि इंटरेस्ट एफडी के केस में कैसे बुक होता है, बट आप इसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे। सबसे पहले ना आप ना मैनेजमेंट के पास जाओगे और कंपनी को बोलोगे कि आप मुझे लिस्ट दे दो जिस जिस भी बैंक के पास आपकी जोन सी भी एफडी है। सो यू विल ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट विच आर एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्लस आप कंपनी को ये भी बोलोगे कि आप मुझे बता दो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना नया एफडी खुलवाया, न्यूली मेड ड्यूरिंग द ऑडिट, अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट को वेरीफाई करना है ना कि इंटरेस्ट जो आप दिखा रहे हो एफडी के अगेंस्ट अंडर दी हेडिंग अदर इनकम वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो कंपनी से लिस्ट मांग लोगे, ओपनिंग के अंदर कितना एफडी था, इस साल में आपने नया एफडी कितना खुलवाया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना एप्लीकेबल है, और नंबर ऑफ डेज कितना है जिसके लिए आपने एफडी करवाया है, 6 महीने का है, साल का है, 2 साल का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। दूसरा, आपको ना इंटरेस्ट के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करना है कि आपकी मैनेजमेंट जो कैलकुलेशन करी है एफडी के इंटरेस्ट की वो एप्रोप्रिएट है। सो यू विल वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि एफडी के केस में इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आगे उसने वो फॉर्मूला ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा, ऑडिटर एक काम भी कर सकता है कि जितना भी आपका एफडी क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसकी कंफर्मेशन मंगवा सकता है फ्रॉम दैट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे आपका एफडी है। सो फॉर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट ऑब्टेन अ डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ना उसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक चीज को लेकर और कंफर्मेशन मंगवा सकते हो कि एफडी का इंटरेस्ट इनकम कितना। एक तो आपका बैंक एक तो बैंक कैलकुलेट कर रहा होगा,
एक आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो दोनों को रिकंसाइल कर लेना कि वो सेम है या नहीं। ऑल्सो यू कैन ऑब्टेन अ कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। ऊपर जो कंफर्मेशन आप मंगवा रहे हो वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की है कि कितना एफडी आपका है, नीचे आप जो कंफर्मेशन मंगवा रहे हो वो इंटरेस्ट इनकम की है। सो ऑडिटर कैन ऑल्सो ऑब्टेन अ कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक एंड वेरीफाई करेगा कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कंपनी की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो बैंक ने करी है और जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कंपनी ने करी है वो मैच होती है। ऑल्सो 26 AS टीडीएस कटता है इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर, तो 26 AS की कॉपी भी आप कंपनी से ऑब्टेन कर लोगे, नहीं तो आप खुद भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कितने पॉइंट आए, कंपनी से लिस्ट ले लो, एफडी कितनी है आपके पास। दूसरा, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन कंपनी ने करी उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को आप टेस्ट कर लोगे। तीसरा और चौथा पॉइंट कंफर्मेशन का, पांचवा पॉइंट 26 AS का है। आगे चलेंगे, डिविडेंड। ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्यों मैम, क्योंकि ऊपर जो आपने 3 पॉइंट देखे वही ऑडिटर वेरीफाई करेगा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको डिविडेंड की अकाउंटिंग के पॉइंट बताए ना, कि ऑडिटर यही वेरीफाई करेगा कि डिविडेंड आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया, ओनली व्हेन दोस 3 कंडीशन आर एस्टैब्लिश्ड। सेम गोज विद दी गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार आप इसको देख लेना कि आपकी कंपनी कैसे गेन दिखा रही है ऑन द इन्वेस्टमेंट जो उसने म्यूचुअल फंड के अंदर करी है, लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट जो आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर करी है। मैंने आपको बेसिक्स आइडिया ऊपर अकाउंटिंग में दिखा दिया। ये इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको आप रीड कर सकते हो, इसको आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, लर्न करके जाना है इसको, क्योंकि इनके अंदर 2-2 पॉइंट है, इसमें क्या ही क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन बनता भी तो एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, और नीचे जाएंगे, ये है बेटा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला, अदर इनकम में क्या आ रहा है, रिफंड ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो आपकी कंपनी ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बट उसको उसका रिफंड मिल गया, उसको कैसे वेरीफाई करोगे, ये अदर इनकम है। यस, सबसे पहले तो कंपनी से रीजन पूछोगे कि भाई तुम्हें ये प्रीमियम का रिफंड क्यों आ रहा है, असर्टेन द रीजन फॉर द रिफंड ऑफ द प्रीमियम पेड। दूसरा, आप ये देखना चाहोगे कि यार मान लेते आपको रीजन पता लग गया, अब ये देखना चाहोगे कि जितना रिफंड बनता था उतना ही आपने का रिफंड आया, कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने प्रीमियम पे कितना करना था और रिफंड मेरा कितना आना चाहिए। तो फिर आप उसके लिए कंपनी को क्या बोलोगे, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, उसका कवर नोट होगा, वो आप मुझे प्रोवाइड करा दो। वहां से आपको पता लग जाएगा कि प्रीमियम आपकी कंपनी कितना पे कर रही है। सो असर्टेन द इंश्योरेंस पॉलिसी और द कवर नोट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको रिफंड आता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई डॉक्यूमेंट तो इशू करेगी, कोई एक्नॉलेजमेंट, समथिंग मस्ट बी इशूड, उसको आप कहते हो एडवाइस। सो यू विल ऑब्टेन एंड यू विल वेरीफाई द एडवाइस ऑफ द रिफंड, जो कहां से मिली होगी कंपनी को, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जब रिफंड एडमिट हो जाता है, मतलब कंपनी मान लेती है कि हाँ मुझे आपको रिफंड करना है, इंश्योरेंस कंपनी एडवाइस भेजती है कंपनी को, तो फिर आप उसकी एडवाइस को चेक कर लोगे, वहां से भी आपको पता लग जाएगा रिफंड कितना आया। ऑल्सो कंपनी और क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि क्लाइंट ने सबमिट की थी एप्लीकेशन कि मेरा प्रीमियम का रिफंड आना चाहिए, रीजन क्या हो सकता है, आपने एक्सेस पे कर दिया, लेट्स जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो आपने एक्सेस पे कर दिया तो यू आर क्लेमिंग द रिफंड, सो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी होगी, तो वो कम्युनिकेशन आप चेक कर लो। चेक द एंट्रीज इन बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट, डेफिनेटली कि जितना रिफंड बनता था उतना आया या नहीं आया। ये कलेक्शन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ पे शो रही होगी, बैंक में आया होगा पैसा, तो बैंक स्टेटमेंट आप चेक कर लो। तो आप मुझे बताओ, पहले प्रोसेस समझो, पहले आपको समझना पड़ेगा रीजन क्या है फॉर द रिफंड। मैंने मान लिया रीजन है कि आपने एक्सेस प्रीमियम पे कर दी थी इसलिए आपको रिफंड मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी तो वो कम्युनिकेशन चेक कर लो, एप्लीकेशन। तीसरा, एडवाइस, जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका ये जो क्लेम था रिफंड का वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसने एडवाइस इशू करी होगी, एडवाइस आप चेक कर लो। प्लस आप जानना चाहते हो प्रीमियम का अमाउंट कितना था, तो इंश्योरेंस का कवर नोट आप चेक कर लो। पांचवा, अगर कलेक्शन आई है तो फिर बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंट्री होगी, उसको आप चेक कर लो। तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगला, ये पॉइंट क्या सुनना, सो बेसिकली क्या था कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैड डेट थे और कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उन बैड डेट को हटा दिया, राइट ऑफ करते, उसको लगा ये पैसा मुझे नहीं मिल सकता है। बाद में जाके उसको पैसा मिल गया, अरे क्यों मिल गया पैसा, अभी मिस्टर ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी तो वो आपको पैसा नहीं दे पा रहा था, बाद में उसकी पोजीशन ठीक होगी, उसका पोजीशन ठीक हो गया तो वो आपका अपना पैसा पे करने के लिए आ गया, तो दैट इज रिकवरी ऑफ द बैड डेट। सो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैड डेट दिखाए, बस उसकी रिकवरी हो रही है, तो वो आपका मेन बिजनेस था क्या, नहीं, तो फिर ये अदर बिजनेस था, मतलब मेन बिजनेस नहीं था, तो ये इनकम भी क्या हो जाएगी आपकी, अदर इनकम। सो रिकवरी ऑफ द बैड डेट रिटर्न ऑफ, ऑडिटर इसको वेरीफाई कैसे करेगा, सबसे पहले टोटल अमाउंट है कितना जो बैड डेट का है, ऑडिटर उसको असर्टेन करेगा एंड ही विल देन वेरीफाई द रेलिवेंट कम्युनिकेशन विद द डेटर हुज अकाउंट हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका टोटल बैड डेट, टोटल आपका बैड डेट है कितना। ठीक है,
फिर आपकी कंपनी ने कोई कम्युनिकेशन करी है आपके उन लोगों के साथ जिनका अमाउंट बैड डेट हुआ है, या उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है, आप उसको चेक करोगे। ठीक है, तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना आपका बैड डेट की रिकवरी हुई होगी। दूसरा, ये कंप्लीटनेस के ऊपर प्रोसीजर है। एंश्योर करो कि जितना भी बैड डेट का रिकवरी हुआ कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो रिकॉर्ड हो गया, दैट मीन्स कोई भी ओमिशन नहीं है। तीसरा, एग्जामिन एनी नोटी, ये एनी है, नोटिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम एनी बैंक्रप्सी ट्रस्टी, लेटर फ्रॉम द कलेक्टिंग एजेंसी और फ्रॉम एनी अकाउंट रिसीवेबल शुड ऑल्सो बी चेक। बेसिकली क्या है कि जब आप बैंक्रप्ट होते हो, मान लेते आपको कोई डेटर था जो बैंक्रप्ट हो गया, तो आपने उसको बैड डेट दिखा दिया, तो आप बैंक्रप्ट होते हो तो ये बैंक्रप्सी का आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह कोर्ट से लेना पड़ता है, और जब आप बैंक्रप्सी आपकी खत्म हो जाती है तो भी आप डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट कोर्ट से लेते हो। तो अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हो बैंक्रप्सी से, मतलब यू आर नो लॉन्गर बैंक्रप्ट, तो फिर आप पैसा पे करोगे। ठीक है, तो फिर आप वो सर्टिफिकेट देखो, वो कोर्ट ने जो आपको नोटिफिकेशन इशू किया है, वो सर्टिफिकेट इशू किया है बैंक्रप्सी का या डिस्चार्ज ऑफ बैंक्रप्सी का, राइट। सो उसको आप वेरीफाई करोगे। ऑल्सो अगर बैड डेट हो गया, मेरी कंपनी थी उसका बैड डेट हो गया, और अब मैंने बैड डेट किसी कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया कि तू इस पैसे को रिकवर करके दे मुझे इससे, ठीक है, मेरे लेटर से जो जिसका भी बैड डेट हुआ है, तो उसका कोई लेटर आ रहा है कि हाँ मिस्टर ए तुम्हारा बैड डेट था, उसकी रिकवरी आ गई है, तो फिर उसको आप वेरीफाई करोगे। तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा कितना पैसा रिकवरी हुआ है बैड डेट का, जो अदर इनकम में आना चाहिए। ऑल्सो यू विल चेक द फाइल ऑफ क्रेडिट मैनेजर फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। क्रेडिट मैनेजर जो बेसिकली तुम्हारा पैसे हैंडल कर रही है, उसका तुम फाइल चेक करोगे, उसकी रिकॉर्ड चेक करोगे, एंड इंश्योर करोगे कि सेड अमाउंट इज अप्रोप्रिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि तुम्हारी कोई रिकवरी हुई बैड डेट की तो उधर तुमने बैंक में डलवा दिया। यहाँ पे फ्रॉड बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से बैड डेट दिखा दिए है, तो दैट मीन्स कहीं से कोई रिसीवेबल नहीं दिख रहा, और बाद में जाके कोई तुम्हें पैसा दे के जा रहा है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा जो अकाउंटेंट है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, पैसा घुमा लेगा तो पता भी नहीं लगेगा, राइट। तो इस वजह से फिर आप उसको चेक करोगे कि अगर पैसा तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, तुमने कोई एक्नॉलेजमेंट उसको इशू करोगी, उसकी रिसीट अवेलेबल होगी, तो फिर वो आपने उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट भी कराया। ऑल्सो यू विल वाउच द एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू टू द डेटर, जो मैंने आपको बोला, कोई आपको पैसा पे करके जाएगा तो वो कोई रिसीट तो लेके जाएगा ना, वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी भी आप चेक करोगे। ऑल्सो कंट्रोल वाला पॉइंट तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं इन द एरिया ऑफ राइटिंग ऑफ द बैड डेट एंड रिकवरी ऑफ द बैड डेट, क्योंकि कंट्रोल अच्छे है तो फिर इधर फ्रॉड और एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताना, बहुत इजी पॉइंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैड डेट के अंदर रिकवरी हुई है, ऑडिटर उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेगा? सबसे पहले कंट्रोल समझो इन द एरिया ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट एंड राइटिंग ऑफ बैड डेट, कि कंट्रोल अच्छे है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोबेबिलिटी या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड इन दिस एरिया कम हो जाएगा। पहले क्या करोगे? कंट्रोल समझोगे। दूसरा, जो भी अकाउंटेंट है उसका रिकॉर्ड आप चेक करो, ठीक है। उसके रिकॉर्ड से आपको क्या पता लग जाएगा कि आप अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हो, जितनी भी आपकी रिकवरी होती है और जो भी पैसा रिकवर किया बैड डेट का, वो आपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दिया। तीसरा, कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लेना है, दैट मीन्स इंश्योर करो कि कोई भी बैड डेट की रिकवरी मिस नहीं हुई है फ्रॉम द अकाउंटिंग। चौथा, असर्टेन करो कि बैड डेट के अंदर कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, राइट। तो यू हैव टू असर्टेन द अमाउंट लाइंग एज द बैड डेट, एंड फिर आप कम्युनिकेशन चेक करो, जो भी डेटर और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, कोई नोटिफिकेशन किसी कोर्ट से, किसी बैंकरप्ट, किसी कोर्ट से या किसी बैंकरप्सी ट्रस्टी से अगर कोई नोटिफिकेशन मिला है उसको आप चेक करो, कलेक्टिंग एजेंसी से कोई नोटिस आया है वहां से उसको आप चेक करो, ठीक है। तो ये पॉइंट है आप जो यहाँ पे इंश्योर करोगे। और एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी कोई आपको पैसा देके जाएगा तो फिर उसको आप एक्नॉलेजमेंट इशू करोगे, एक्नॉलेजमेंट आप चेक करो। समझ में आया? एक बार और बोलो दोबारा से मुझे पॉज करके, तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अगला, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम आपका बन गया। बेसिकली आपने इंश्योरेंस लिया था स्टॉक के ऊपर, आग लगी, स्टॉक डैमेज हो गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दिया है, क्लेम आपके लिए अदर इनकम है, ऑडिटर उसको कैसे वेरीफाई करेगा? सबसे पहले कहता है ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा कॉपी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड। सो बेटा, जब भी आपके स्टॉक में आग लगी तो डेफिनेटली आपने क्लेम लॉज किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास एप्लीकेशन डाली होगी क्लेम मांगने के लिए, तो वो एप्लीकेशन को आप चेक कर लोगे जो आपने कंपनी लॉन्च करी विद इंश्योरेंस कंपनी। ऑल्सो एनी अदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट होता है और आपकी कंपनी जो कम्युनिकेशन कर रही है उसको आप चेक कर लोगे इफ देर इज एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। सो जनरली आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को नहीं कनेक्ट करते हो, आप इंश्योरेंस एजेंट को कनेक्ट करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंश्योरेंस क्लेम अगर अराइज हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम आपने लॉन्च किया हुआ इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसकी कॉपी को चेक करोगे।
दूसरा, ये जितना मैंने काटा हुआ है उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्लास में हमने इसको समझा था, बट लर्निंग के लिए आपको इतना ही लिखना है जितना मैं बोल रही हूँ। दूसरा, ऑडिटर शुड ऑल्सो डिटरमाइन द एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस और शॉर्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल लॉस एज पर द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो कई बार क्या होता है कि आपका एक्चुअल लॉस हुआ होता है ज्यादा, बट आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है कम। ऑडिटर चेक करेगा कि कैसे आपने इस अमाउंट को एडजस्ट किया। तो कोई भी लॉस से एक्सेस अमाउंट आपको मिला पॉलिसी के रिलेशन में या कम अमाउंट आपको मिला, ऑडिटर उसकी एडजस्टमेंट चेक करेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कैसे डील किया। तीसरा, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट कंटेनिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस शुड आल्सो बी वेरीफाइड। सो बेसिकली जब भी क्लेम लॉस होता है उससे पहले सर्वेयर आता है, असेसमेंट होती है कि भाई कितना तुम्हारा लॉस हुआ है, तो वो जो कॉपी है ना या सर्टिफिकेट या रिपोर्ट जिसके अंदर पूरे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लॉस आपका हुआ है, कितना क्लेम आपका बनता है, वो आप चेक कर लोगे एक बार। ऑल्सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड शुड बी सीन पर्टिकुलरली, कि कैसे जो पैसा क्लेम का आपको मिला उसकी अकाउंटिंग कंपनी कैसे करे ये आप चेक करो। ये इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिकली दैट रेवेन्यू जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला उसको आपने सही अमाउंट के अंदर सही अकाउंट में क्रेडिट किया है। ये बाकी सब कुछ आप नहीं लिखोगे, इतने पॉइंट आपको लिखने हैं। मैं दोबारा से बोलती हूँ, आप कैसे क्लेम की वेरिफिकेशन करोगे। तो बेटा सबसे पहले अगर कोई लॉस होता है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी हुई है और आपका क्लेम बनता है, तो क्लेम आपने लॉन्च किया होगा विद द इंश्योरेंस कंपनी। ऑडिटर विल फर्स्ट एग्जामिन अ कॉपी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विच इज लॉन्च्ड बाय द क्लाइंट विद द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, या कोई और कम्युनिकेशन कंपनी और उसके इंश्योरेंस एजेंट के बीच में हो रही है, उसको भी आप चेक कर लोगे। दूसरा, कोई भी एक्सेस पेमेंट आपको मिली है या कम पेमेंट आपको मिली है इन रिलेशन टू योर लॉस, उसकी एडजस्टमेंट कंपनी कैसे करी आप चेक कर लोगे। क्लेम का जो भी इनकम आपको हुई उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं, ऑडिटर उसको चेक कर लेगा। ऑल्सो अ कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जहां पे कंप्लीट डिटेल दी गई है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ लोन और लॉस, उसको भी ऑडिटर एग्जामिन कर लेगा, ठीक है। तो ये आपके इधर पॉइंट आ गए। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अगर आपकी कंपनी स्क्रैप बेचती है, स्क्रैप से जो आपको इनकम हो रही है वो भी आपकी अदर इनकम है, उसको ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट थे, 8 मैंने जो आपके लिए पॉइंट चूज करके रखे वही आपको लर्न करना है। सबसे पहले डेफिनेटली कंट्रोल को आप समझोगे। ऑडिटर विल रिव्यू दी कंट्रोल इन द एरिया ऑफ स्क्रैप, सच एज क्या कंट्रोल आपने लगाए हुए हैं रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ स्क्रैप, स्टोरेज ऑफ स्क्रैप, डिस्पोजल ऑफ द स्क्रैप। फिर आप ये भी चेक करोगे कि क्या इन कंट्रोल को इफेक्टिवली फॉलो किया जा रहा है। तो आपने कंट्रोल चेक करे, क्या कंट्रोल लगाए हैं एंड क्या उन कंट्रोल को फॉलो किया जा रहा है। दूसरा, असर्टेन करो, चेक करो कि कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है, स्क्रैप कितना जनरेट हुआ, किस अमाउंट के ऊपर आपने इसको बेचा, कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी। असर्टेन वेदर ऑर्गेनाइजेशन इन मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर द सेल एंड डिस्पोजल ऑफ द स्क्रैप। ऑल्सो आप एक काम कर सकते हो, जितना भी स्क्रैप से इनकम आपको इस साल हो रहा है ना, उसका कंपैरिजन पिछले साल स्क्रैप से कितना इनकम हुआ उससे कर लो। तो अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल डेविएशन दिखाई दे रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। सो कंपेयर द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप विद द प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग 3 इयर्स एज द केस में भी। आप एक काम और कर सकते हो, जिस रेट के ऊपर आपकी कंपनी इस साल में स्क्रैप बेच रही है उसका कंपैरिजन कर लो पिछले सालों में आप किस रेट के ऊपर स्क्रैप बेचते थे। ये भी क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करना हो गया। चेक द रेट एट विच डिफरेंट टाइप ऑफ द स्क्रैप मटेरियल हैव बीन सोल्ड एंड कंपेयर द सेम विद द रेट दैट प्रिवेल्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। ऑल्सो एंश्योर दैट प्रॉपर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है कंपनी के अंदर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्क्रैप किसे कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रैप के नाम पे आप गुड मटेरियल बेच रहे हो, फ्रॉड हो सकता है ना ऐसा। So there should exist a proper procedure to identify the scrap material, and good quality material is not mixed up with the scrap and sold as a scrap. एंड लास्ट में इसको आप कहते हो रीजनेबलनेस टेस्ट को परफॉर्म करना, एंड रीजनेबलनेस टेस्ट को परफॉर्म करना इज ऑल्सो योर एनालिटिकल प्रोसीजर। सो ऑडिटर ओवरऑल असेसमेंट करेगा कि कितना वैल्यू आपने, कितना पैसा आपने अर्न किया फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप और क्या वो रीजनेबल है कंसिडरिंग द क्वांटिटी ऑफ द स्क्रैप। सो ये भी क्या हो गया, रीजनेबलनेस टेस्ट को परफॉर्म करना। हमने ऐसे नंबर 520 के अंदर इसको देखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। तो कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं प्रॉपर, ये आपने चेक करा। दूसरा 3 एनालिटिकल प्रोसीजर हैं, क्या, स्क्रैप से इनकम इस साल कंपैरिजन कर लिया पिछले सालों के साथ, इस साल किस रेट के ऊपर स्क्रैप बेच रहे हो कंपैरिजन कर लिया पिछले साल कितने रेट के ऊपर आप स्क्रैप बेच रहे थे, ठीक है, रीजनेबलनेस टेस्ट को परफॉर्म कर लिया। तो 3 तो एनालिटिकल प्रोसीजर आ गए।
मैनेजमेंट का कंट्रोल समझ लिया, चौथा पॉइंट। ओके, पांचवा मैनेजमेंट का प्रोसीजर समझ लिया कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि गुड मटेरियल क्या है और स्क्रैप क्या है, सो दैट गुड मटेरियल इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड अप विद द स्क्रैप एंड सोल्ड एज अ स्क्रैप। एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ऑल्सो आप क्या चेक कर रहे हो, आप इंश्योर कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए, जो स्क्रैप वो बेच रही है उसका, जो भी उसने डिस्पोज ऑफ किया उसका। तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप अपने एंड के ऊपर एक बार देख लेना, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, छोटे से डिस्क्लोजर लिखे हुए हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट एफएसएलआई एंड दैट इज परचेजेस। परचेजेस आपको पीएनएल में काम पे देखने को मिलता है डेबिट साइड के ऊपर। तो ऑडिटर परचेजेस की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, ये आपका कंसेप्ट है। परचेजेस बेटा, ये परचेजेस रॉ मटेरियल की है, ये कोई जो नॉर्मल एक्सपेंसेस बिजनेस करता है उस टाइप की परचेजेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो परचेजेस तो बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो दिस परचेजेस इज बेसिकली रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, स्टेप्स कौन से हैं जिनको ऑडिटर फॉलो करेगा जब वो परचेजेस की वेरिफिकेशन कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये लर्न करने के लिए आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेप्स बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आप अपने एंड के ऊपर एक बार देख लोगे। ये 5th पॉइंट गलती से कॉपी पेस्ट हुआ है, इसको आप काट दोगे। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बन जाएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन का, कि ऑडिटर जब परचेजेस की वेरिफिकेशन करेगा तो उसको किन चीज़ों की चेकिंग करनी है। तो बेसिकली नॉर्मली वो परचेजेस के जो भी रिकॉर्ड्स आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है उसकी वो एग्जामिनेशन करेगा, और उससे जुड़े हुए यहाँ पे हम 6 पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक। एक और काम है जिसको ऑडिटर करता है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना, कि जब आप परचेजेस की टेस्टिंग करते हो तो ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अभी किस टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अलग से 4 नंबर का 3 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। टोटल 4 पॉइंट है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब ऑडिटर परचेजेस की टेस्टिंग करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए परचेज इनवॉइस चेक करता है तो उसको क्या चीजों को स्पेशली ध्यान में रखना पड़ेगा, व्हाट आर द स्पेशल प्रिकॉशन दैट नीड्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ परचेज इनवॉइस। कि परचेज इनवॉइस को जब वो रेफर कर रहा है तो किन चीजों को स्पेशली ध्यान में रखेगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में पूछा गया है, तो दिस कैन अगेन बी आस्क्ड, राइट। डिस्क्लोजर इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिस्क्लोजर आप एक बार अपने एंड के ऊपर देख लोगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ परचेजेस। सबसे पहले आ जाता है कि कौन कौन सी असर्शन की टेस्टिंग ऑडिटर करेगा व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ परचेजेस। तो असर्शन OCMP, दैट मीन्स OCMP जो हमने ऊपर देखा था वही वाला रहेगा, सिर्फ FSLI का नाम चेंज हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर असर्शन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, MCQ में आ सकता है, वो भी केस स्टडी बना के, जहां पे आपकी नॉलेज लगेगी बस। लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली ये तो आ ही सकता है, जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको अपने एंड पे कवर करोगे कि जब ऑडिटर परचेजेस की वेरिफिकेशन करेगा तो कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं। जो हमने ऊपर देखा था कि कंट्रोल समझ लो, TOC परफॉर्म कर लो, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, जिसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर भी आ जाएंगे। तो दीज पॉइंट आर सेम, डिफरेंस क्या है, परचेजेस वर्ड आपने यहाँ पे यूज कर देना है। लेकिन एक क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने आपको बोल दिया ना कि आपको परचेजेस की टेस्टिंग करनी, तो आप मुझे बताओ किन किन चीजों को आप एग्जामिन करोगे। बेसिकली आप जब एंटिटी के परचेजेस के रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन करोगे तो कौन कौन सी चीजों को ऑडिटर चेक करेगा। तो यहाँ पे एक निमोनिक बनेगा, दैट इज डेट पिक। क्या बनेगा, डेट पिक। डी से क्या बनेगा, डी से बनेगा डेट चेक। बेसिकली सबसे पहले ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा जो भी इनवॉइस की डेट है दैट शुड फॉल इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड की आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब दैट इज 1/4/2024 से लेकर अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हो और आप यहाँ पे जो परचेजेस दिखा रहे हो उसका इनवॉइस की डेट इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आनी चाहिए, तभी तो आप इस साल में इसको रिकॉर्ड करोगे। तो आप मुझे बताओ, बेसिकली आप कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, या मैं कह सकती हूँ आप कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहे हो यहाँ पे। यस, डी से क्या आया, डेट चेक। तो ऑडिटर एग्जामिन करेगा दैट डेट ऑफ इनवॉइस फॉल्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड जिसकी आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो। ए से क्या बना, ए से आया अथोराइजेशन। तो परचेजेस के अगेंस्ट जब भी आप पेमेंट रिलीज कराओगे तो इट हैज टू बी अथोराइज्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका मैनेजर हो सकता है या कोई और ऑफिशियल हो सकता है। ये आपका 7th पॉइंट है। सो ए मतलब आप इंश्योर करोगे, चेक करोगे कि जो भी पेमेंट रिलीज हो रही है दैट इज अथोराइज्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ए हो गया अथोराइजेशन। टी का मतलब क्या हुआ, टी का मतलब हुआ टाइटल, नेम। तो आप मुझे बताओ, इनवॉइस जो बनना चाहिए कंपनी के नाम पे बनना चाहिए, किसी और के नाम पे बनना चाहिए, डेफिनेटली आपकी कंपनी के नाम पे। सो ऑडिटर चेक करेगा कि परचेजेस के इनवॉइसेस आर मेड आउट इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। तो 3 पॉइंट हो गए। डी मतलब क्या, डेट चेक कर लिया। ए मतलब क्या, अथोराइजेशन चेक कर ली। टी मतलब क्या, टाइटल आपने चेक कर लिया। ओके, ई मतलब क्या, आपने एंट्री चेक कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर।
अब जब आप सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल अगर आप क्रेडिट के ऊपर खरीद रहे हो तो अकाउंट किसका क्रेडिट होगा? सप्लायर का। तो ऑडिटर इंश्योर करेगा दैट क्रेडिट टू द सप्लायर हैज बीन गिवन, वो भी कितने अमाउंट से? फुल अमाउंट से, जितने का आपने परचेजेस किया। ऑब्वियसली अगर कोई डिस्काउंट था तो वो आप अलग से दिखाओगे। सो इट हैज टू बी अकाउंट ऑफ द सप्लायर हैज टू बी क्रेडिटेड विद द फुल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। ये समझ में आया? तो डे का मतलब क्या, डेट का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब डेट चेक कर लिया, ए का मतलब अथोराइजेशन चेक कर ली, टी का मतलब क्या, आपने टाइटल चेक कर लिया, इनवॉइस कंपनी के नाम पे है, और ई का मतलब आपने इंश्योर किया कि एंट्री इज डन इन द बुक्स, दैट मींस क्रेडिट हैज बीन गिवन टू द सप्लायर। एंट्री का मतलब क्या है? क्रेडिट आपने कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? पिक, पिक का पी इज फॉर योर परचेज का नेचर एंड प्राइस। ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किस नेचर का गुड्स परचेज कर रहे हो। मैंने आपको अभी बोला कि इस हेडिंग के अंदर रॉ मटेरियल जो आप बाय कर रहे हो, जिससे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, वो कवर होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो आपने इस हेडिंग के अंदर डाल दिया। सो ऑडिटर हैज टू असर्टेन द नेचर ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड परचेज्ड आर दोज दैट आर रेगुलरली डेल्ट इन बाय द कंसर्न एंड दैट आर प्राइस पेबल हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एट। तो दो बातें यहाँ पे कि प्राइस प्रॉपर है और आप ये देख रहे हो कि किस टाइप के परचेजेस आप इस हेडिंग के अंदर लेकर आ रहे हो, ठीक है। ओके, आई का मतलब क्या हुआ? आई मीन्स इनवॉइस वेरिफिकेशन। ऑडिटर विल एंश्योर दैट इनवॉइस हैज बीन वेरीफाइड बाय द अकाउंटेंट एज वेल एज द स्टोर कीपर टू एंश्योर टू इंडिकेट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन टेकन बाय हिम। आप ये कह रहे हो कि ऐसा कंट्रोल एग्जिस्ट करना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर इनवॉइस की वेरिफिकेशन कंपनी का अकाउंटेंट भी करता है और वो स्टोर कीपर भी कर रहा है जो आपके गुड्स का डिलीवरी रिसीव कर रहा है। ओके, ये पॉइंट अगर आपको याद नहीं रहता तो आप स्किप कर सकते हो, मैं अपने निमोनिक के हिसाब से जा रही हूँ। सी का मतलब क्या हुआ? सी वुड मीन करेक्ट रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस आपने सही नॉमिनल अकाउंट के अंदर करी, सही अकाउंट के अंदर आपने ये रिकॉर्डिंग करी है। सो ये आपके टोटल यहाँ से पॉइंट बन के आए। तो आप मुझे बताओगे डी का मतलब क्या? डेट चेक कर लिया, ए का मतलब क्या? अथोराइजेशन चेक कर ली, टी का मतलब क्या? टाइटल चेक कर लिया, इनवॉइस कंपनी के नाम पे है, ई का मतलब क्या? एंट्री चेक कर ली कि क्रेडिट कर दिया सप्लायर के अमाउंट को विद द फुल अमाउंट, डेट हो गया। पी का मतलब क्या? किस नेचर का परचेजेस है ये चेक कर लिया, राइट। और ऑल्सो किस प्राइस के ऊपर आप इसको डाल रहे हो इन दी अकाउंट, ये आपने चेक कर लिया। आई का मतलब इनवॉइस की वेरिफिकेशन आपकी होती है, अकाउंटेंट करता है, स्टोर कीपर करता है, ऐसा कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, वो चेक कर लिया। एंड लास्ट में बेटा सी वुड स्टैंड फॉर करेक्ट रिकॉर्डिंग, कि आपने जो परचेजेस रिकॉर्ड करी है करेक्ट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करिए। तो डेट पिक, ऐसे आप इसको याद रखोगे। आगे चलेंगे, किस किस टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ द परचेजेस। सबसे पहले आता है कंजम्पशन एनालिसिस। ये नाम आपको याद रख लेना है, नीचे जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत सिंपल है। कंजम्पशन एनालिसिस के अंदर ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर स्क्रूटनाइज करता है, मतलब ऑडिटर एग्जामिन करता है कि आपने रॉ मटेरियल कैसे, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। स्क्रूटनाइज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लो, कंपनी का जो कॉस्ट रिकॉर्ड वो मेंटेन करिए, ठीक है। वहां से आप देखोगे कंपनी ने कितना आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, उसका कंपैरिजन करो कि पिछले साल आपने कितना कंजम्पशन किया था। और अगर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन आपको दिखाई देती तो मैनेजमेंट से आप रीजन पूछोगे फॉर सच अ डिफरेंस। दूसरा आप क्या कर सकते हो? स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस। स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस में क्या होता है कि ऑडिटर इस साल रेशो निकालेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है इन कंपैरिजन टू टोटल स्टॉक कितना बनता है, और उसका कंपैरिजन कर लेगा कि पिछले साल कितना बनता था। ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। ऑडिटर टू कलेक्ट द रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्टॉक, जैसे कि रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टॉक, और फिर वो क्या करेगा? कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर, और अगर कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन है तो ही विल आस्क द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड विद द रीजन, ठीक है। देन आप रेशियोज निकालते हो, ये भी आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है। दो रेशियो के नाम लिखा हुआ है, क्या? ऑडिटर कैलकुलेट कर लेगा, वन रेशियो इज क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड अनदर इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कहते हो। एंड इसका भी आप कंपैरिजन कर लोगे विद द प्रीवियस ईयर। क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लो। बेसिकली क्या कि देखो ओपनिंग में आपका स्टॉक कितना था, कितना आपने परचेज किया, और उसमें से आपका कितना कंज्यूम हो गया, तो उतना क्लोजिंग में आपका बचना चाहिए। तो ऐसा रिकंसिलेशन भी आप बना सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जिनको ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि जब आप परचेज इनवॉइस की वेरिफिकेशन कर रहे होगे, क्योंकि आप परचेजेस की वेरिफिकेशन करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट परचेजेस है उसको तो रेफर करोगे, तो क्या स्पेशल प्रिकॉशन ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन जो पॉइंट मैंने आपके लिए ऐसे चूज करके रखे हैं ना, वो पॉइंट आपको रेफर करना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस। देखो अगर पेमेंट रिलीज हो रही है अगेंस्ट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस तो दो कॉपी होगी,
एक तो मेन कॉपी और एक उसका जो डुप्लीकेट बनता है। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि ओरिजिनल इनवॉइस भी आपने मार्क कर दिया है एज पेड। सो इफ द पेमेंट इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डुप्लीकेट इनवॉइस, इंश्योर दैट ओरिजिनल इनवॉइस ऑल्सो हैज बीन मार्क्ड। कंप्लायंस ऑफ द स्पेशल कंडीशन, कई बार क्या होता है कि आप परचेजेस करते हो विद अ स्पेशल कंडीशन, कि स्पेशल कंडीशन डिस्काउंट हो सकता है, क्रेडिट पीरियड हो सकता है, ईटीसी। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि यू हैव कंप्लाइड विद दोस कंडीशन। इफ सप्लाईज आर रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन स्पेशल कंडीशन, verify that these conditions are the same as were agreed at the time order was placed, that is payment of freight, insurance, charges of good while in transit, etc. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आपकी कंपनी परचेज करी है, आपकी कंपनी ने सप्लायर से सामान खरीदा, तो सप्लायर ने बोला टेंशन मत लो, फ्रेट मैं पे करूंगा, इंश्योरेंस मैं करा के दूंगा। तो ऑडिटर चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका क्लाइंट ही फ्रेट पे कर रहा है, आपका क्लाइंट ही इंश्योरेंस करवा रहा है। तो स्पेशल कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड और नॉट, ऑडिटर विल हैव टू चेक दैट। तीसरा, टाइमिंग ऑफ द पेमेंट। इफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस वाज पेबल आफ्टर द लैप्स ऑफ सम टाइम। सो बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं 8 अप्रैल 2024 को आपने परचेजेस करी, इस डेट का इनवॉइस बना, बट पेमेंट आप इसकी इस डेट पे नहीं करो, कुछ टाइम के बाद करो, महीने के बाद, 2 महीने के बाद, सब्सिक्वेंट टू द रिसिप्ट ऑफ द गुड। बीच में सामान फैक्ट्री के अंदर आ चुका है, बट पेमेंट बाद में आप कर रहे हो। सो ऑडिटर विल हैव टू ascertain that it has not been paid earlier and the benefit of cash discount if any has been obtained. So basically क्या है, if the amount was payable, so जब आपने परचेज ऑर्डर बनाया उस टाइम पे आपने ये पहले ही अग्री कर लिया था कि हम जो पेमेंट करेंगे वो 3 महीने के बाद करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स करेंगे या 6 मंथ करेंगे, मतलब आपको क्रेडिट पीरियड मिला हुआ था, तो आप उस पेमेंट को पहले नहीं कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो फिर क्रेडिट पीरियड लेने का फायदा क्या हुआ। और अगर आप पहले कर रहे हो तो इसका मतलब कंपनी ने कैश डिस्काउंट आपको दिया हुआ, अर्ली पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट के ऑफर आते हैं, तो आप उसको अवेल करो। तो यहाँ पे वो पॉइंट है कि अगर ऐसा था कि कंपनी को गुड रिसीव होने के बाद पेमेंट करनी थी, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, तो आप पेमेंट अर्ली पेमेंट नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स नो अर्ली पेमेंट इज बीइंग मेड अनलेस कैश डिस्काउंट था, और कैश डिस्काउंट था तो फिर आपने उसका बेनिफिट भी उठाया। गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज, कई बार क्या होता है कि सामान ना पर्सनल यूज के लिए खरीदे जाते हैं बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो इफ द गुड्स हैव बीन परचेज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ऑफिसर, बट जो इनवॉइस बनता है वो कंपनी के नाम पे बन रहा है, तो फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी कॉस्ट इस इन गुड्स की है वो किसके अकाउंट में चार्ज करो, वो आप ऑफिसर के अकाउंट में चार्ज करो, राइट। अगर आपने परचेजेस करी है रिलेटेड पार्टी की, तो इंश्योर करो एप्रोप्रिएट सैंक्शन हैज बीन मेड। So if any of the purchases are made from the associate concern, मतलब from your related party, तो appropriate sanction आपने लिया है। आप ये भी चेक करोगे कि सामान की डिलीवरी लेने से पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, सो दैट ये असर्टेन किया जा सके कि कोई भी डिफेक्टिव गुड्स की आप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो। सो ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है जिनको ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आप इसमें से कुछ पॉइंट आप याद रख लेना, राइट। आगे चलेंगे। कुछ नहीं, मतलब आपको यही सारे पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 इज डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस, compliance with the special condition, timing of the payment, good purchase for personal use, purchase from related parties, and inspection before taking the delivery. डिलीवरी लेने से पहले जब गुड्स अराइव होते हैं, राइट, सो आप उनका इंस्पेक्शन करते हो। सो एंश्योर दैट गुड्स वर एसोसिएटेड ऑन अराइवल एंड डिलीवरी नोट एंड गुड्स इनवर्ड नोट शुड बी एग्जामिन्ड। तो आप इसके रिलेशन में यू कैन टेक दी, यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ बट एक इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बनता है, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। आई डू नॉट थिंक सो कि आपके सिलेबस में मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओल्ड सिलेबस में था तो इस वजह से बुक में रखा हुआ है, कभी एग्जाम के अंदर ही आया होगा। ओके, इसके डिस्क्लोजर आप सेल्फ करोगे, और मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वेरिफिकेशन का है, ये वाले पॉइंट, दीज पॉइंट एंड योर ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है, दीज आर द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न। ओके, सो नेक्स्ट एफएसएलआई इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ये भी आपको डेबिट साइड के ऊपर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँ तो एक ही क्वेश्चन है जो निकल के आ सकता है कि ऑडिटर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन कैसे करेगा। सो सिंपल एक ही क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले किन असर्शन की टेस्टिंग आप करोगे, असर्शन आपकी वही है OCMP, तो एक बार इसको देख लेना, और प्रोसीजर के पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। तो आप मुझे बताओ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब क्या। मैम, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का मतलब कि कंपनी के अंदर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सैलरी पर एम्प्लॉय, ठीक है, सैलरी पर एम्प्लॉय। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस कितना आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ सैलरी पर एम्प्लॉय, इसके कंपोनेंट होंगे डिफरेंट, राइट।
जैसे कि पीएफ होगा, ग्रेचुटी वगैरह होगा, तो ये सारी कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ऑल्सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटिटी की खुद की प्रोसेस क्या है, एम्प्लॉई की अटेंडेंस रिकॉर्ड करने की। मतलब क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉइज का अटेंडेंस गलत रिकॉर्ड हुआ है, अगर आए, मान लेते कि एक एम्प्लॉई है पूरे साल, पूरे महीने के अंदर, ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम पूरे महीने के अंदर वो आया 10 दिन और आपने उसकी अटेंडेंस 20 दिन के लिए मार्क करी हुई, तो सैलरी गलत कंप्यूट होकर रखी हुई है, ठीक है। और अगर आप एक काम भी करो, मैनेजमेंट से पूछो कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितने आपके ऑन रोल एम्प्लॉइज है, ओके, एंड फिर ये भी पूछो कि इसमें से नया एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर कितना आया। फिर जो नया एम्प्लॉय आया उसका आप अग्रीमेंट चेक करो, जो भी आपके अग्रीमेंट बना हुआ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, क्या टर्म्स आपने अग्री करे हैं उसके साथ, क्या कॉम्पनसेशन आप उसको दे रहे हो, वो आप चेक करो, ठीक है। जितना भी आपका जो एम्प्लॉई है रिजाइन करके गया, छोड़ के गया कंपनी को, उसकी सेटलमेंट अप्रोप्रिएटली हुई, सेटलमेंट की कॉम्पिटिशन आप चेक कर लो। तो यही सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जब हमने इसको क्लास के अंदर पढ़ा था, टोटल 8 पॉइंट थे, उसमें से 6 पॉइंट मैं आपको लर्न करवाऊंगी जो सिंपल है, और वही पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ूंगी और वही पॉइंट आपको लर्न करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि कंपनी की प्रोसेस समझो, कि कंपनी अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करती है आपके एम्प्लॉइज की, क्योंकि अगर अटेंडेंस सही नहीं है तो फिर एम्प्लॉइज की सैलरी की कॉम्पिटिशन भी गलत होगी। तो पहला पॉइंट यही है, ऑडिटर विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस फॉर कैप्चरिंग द एम्प्लॉइज अटेंडेंस। तो कीवर्ड क्या आ गया, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस का प्रोसीजर ऑडिटर समझेगा। दूसरा, आप क्या ले लो, मैनेजमेंट से शीट ले लो कि आपके ऑन रोल एम्प्लॉइज कितने हैं, बैलेंस शीट डेट के ऊपर कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉई है, वो डाटा मुझे दे दो। सो ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन बैलेंस शीट डेट अलोंग विद, अभी कितना आपका मूवमेंट हुआ है इसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन भी दो। मूवमेंट मतलब कितना नया एम्प्लॉई आया, कितना छोड़ के गया, अलोंग विद मंथली मूवमेंट स्प्लिट बिटवीन न्यू हायर्स, कि कितना नया आपने हायर किया, कितना छोड़ के गया, और कितना कॉन्टिन्यूइंग एम्प्लॉइज है। तो बेसिकली मुझे ये आप डाटा ऐसे बना के दो, एक रिकंसिलेशन टाइप की भी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरा इतना बनता है, 100 मान लेते हैं, जिसमें से नया एम्प्लॉय इतना, इतना पुराना था और इतना मुझे छोड़ के चला गया। समझ में आ रहा है? एंड अगर कुछ नया एम्प्लॉय है तो ऑडिटर क्या बोलेगा मैनेजमेंट को कि आप मुझे इनका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर, एंड वहां पे वेरीफाई करो कि जो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर सैलरी आपने अग्री करी थी एम्प्लॉय के साथ, उतना ही कंपनी पे कर रही है। And obtain the appointment letter and verify whether the salary for the first month and subsequent month was processed as per the agreed terms. और अगर कोई आपका एम्प्लॉय रिजाइन करके गया, इन केस ऑफ रिजाइंड एम्प्लॉइज, तो आपने उसकी सेटलमेंट करी होगी, मैनेजमेंट से उनकी सेटलमेंट की कॉम्पिटिशन मांगो, ऑब्टेन द फुल एंड फाइनल कॉम्पिटिशन, एंड वेरीफाई करो कि जितना भी उनका कॉम्पिटिशन आपने कैलकुलेट किया दैट इज अप्रोप्रिएट। वेरीफाई ऑल ऑफ देयर ड्यूज, अभी ड्यूज क्या हो सकते हैं उनके, पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट आपको देने पड़ते हैं, जैसे ग्रेचुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट, वो आपने उसको पे कर दिए हैं। एंड ऑल्सो इंश्योर करो कि कंपनी ने एम्प्लॉय से एक एक्नॉलेजमेंट ले लिया कि ही सेटिस्फाइड विद द सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज बाद में डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। एंड वेदर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एक्नॉलेजमेंट ऑन फाइनल कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। ओके, आप एक काम और कर सकते हो, आपको ये जानना है ना कि 12 महीने की सैलरी रिकॉर्ड की गई है अप्रोप्रिएटली या नहीं। सो आप यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, ऑब्टेन अ मंथली सैलरी रजिस्टर फॉर ऑल द 12 मंथ। सो कंपनी ने सैलरी पे करी होगी पूरे साल की 12 महीने के लिए, वो जो रजिस्टर मेंटेन कर रही है उसको आप ऑब्टेन करो। फिर आप कंपाइल करो मंथली पेरोल रीजनेबिलिटी। तो आप क्या करो, आपको वहां से क्या पता लग जाएगा, 12 महीने में कंपनी ने कितना सैलरी पे किया ये आपको पता लग जाएगा पूरे साल के अंदर, ठीक है। फिर आप ना खुद का एक कंपाइलेशन बनाओ, और आप क्या कंपाइलेशन बनाओ, आप जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे उसको मल्टीप्लाई करो सैलरी पर एम्प्लॉय, एंड फिर आप देखो कि ये जो मैनेजमेंट ये कर रही है कॉम्पिटिशन दैट इज अप्रोप्रिएट, और फिर उसका कंपैरिजन कर लो आप पिछले साल के साथ। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक दी reasonability while compiling a monthly payroll by calculating the average salary per employee per month and compare with the previous year and preceding month. बेसिकली मैंने आपको 2 पॉइंट इकट्ठे करा दिए, 8th पॉइंट यही है जो मैंने आपको ये बोला ना कि 12 महीने की सैलरी कंपनी ने जितना पे किया, मान लेते वो 10 लाख रुपए है, आप एक काम करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे और सैलरी पर एम्प्लॉय कितनी थी ये फिगर निकालो। मैं मान लेती हूँ ये आ गई 8 लाख रुपए, तो ये 8 लाख आपकी हिसाब से सैलरी पे होनी चाहिए थी, तो 10 लाख क्यों आपने बुक किया हुआ है, ये प्रोसीजर है 8वां। ऑडिटर विल परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको पता लग गया ना कि 10 लाख का जो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस दिखा रहे हो दैट इज नॉट रीजनेबल, वो 8 लाख होना चाहिए। तो आप एक ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा ही सिमिलर प्रोसीजर 5वें पॉइंट के अंदर है, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आप
एवरेज मंथली सैलरी का कंपैरिजन कर रहे हो विद द प्रीवियस ईयर। सो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऐसे नहीं होगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर। ये 8th प्रोसीजर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये प्रोसीजर कैसा है सुनना। इस साल आपने क्या किया, 12 महीने की सैलरी जो आपकी कंपनी ने पे करी, कंपनी की मैनेजमेंट ने पे करी, उसका एवरेज निकाल लिया कि पहले महीने में मान लेते 10,000, ऐसे 12,000, ऐसा कुछ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऊपर 12 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 12, तो मतलब ऐसे ही टोटल 12 महीने तक आपने जितना भी सैलरी पे किया डिवाइडेड बाय 12, तो आपको 12 महीने का एवरेज सैलरी पता लग जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर कि ऑन एन एवरेज एवरी मंथ सैलरी कितना जा रहा है। उसका कंपैरिजन कर लो फिर पिछले सालों के साथ, ऐसा ही एवरेज पिछले सालों का निकाल लो, और अगर आपको कुछ अनड्यू बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस दिखाई देता है फिर आप मैनेजमेंट से रीजन पूछोगे। ये प्रोसीजर आपका 5th पॉइंट है। कॉमन बात ये है कि यहाँ पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी आप एपी ही परफॉर्म कर रहे हो। ये बीच के 2 पॉइंट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं बता देती हूँ। ये प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये उससे जुड़े हुए पॉइंट है, बट आपको टोटल 6 पॉइंट लर्न करते हैं। अगर आप 6 पॉइंट अच्छे से लिखोगे तो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट। सो आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट का सिस्टम समझना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का। दूसरा, आप मैनेजमेंट को बोलो कि आप मुझे अपने एम्प्लॉइज का डाटा दे दो, फिर उसके अंदर जितना न्यू हायर्स हुआ है उसकी सैलरी क्या है वो चेक करो अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू, जितना रिजाइन करके गया उनकी कॉम्पिटिशन को चेक करो। 2 एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। समझ में आ गया? ऐसे टोटल आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल 3 आप सेल्फ कर लेना, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर बनता है तो एमसीक्यू वगैरह के अंदर बनेगा, आपको पता होना चाहिए। Okay, let's start with discussion of next FSLI and that is depreciation and amortization. Depreciation लगती है फिक्स्ड एसेट के ऊपर एंड amortization होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट की, ये आपको ध्यान में रखना है। So depreciation is the word that we used in context of PPE, that is fixed asset, एंड amortization हम इंटेंजिबल एसेट के रिलेशन में यूज करते हैं। और ये हमने ऊपर देखा भी था कि जब हम आपका PPE वाला FSLI पढ़ रहे थे या इंटेंजिबल एसेट वाला FSLI पढ़ रहे थे, वहां पे पॉइंट आया था कि ऑडिटर जब PPE की वेरिफिकेशन करेगा तो देखेगा कि आपने डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएटली चार्ज करी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसा ही जब हमने इंटेंजिबल एसेट का FSLI पढ़ा तो भी ये पॉइंट आया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या है, जब आप P&L देखते हो, P&L के अंदर कंपनी ने अपना डेप्रिसिएशन बुक करके रखा होता है, या अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है उसके ऊपर एमोटाइजेशन लगा के रखा होता है, आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है इस खर्चे की, तो आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे? ओके, सबसे पहले समझो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कितने बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। नंबर 1, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 इज द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं पढ़ दूंगी। हिंदी के अंदर 4 रीजंस है जिसकी वजह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ऑल्दो ये आपने अकाउंट्स के अंदर 11th 12th में ही पढ़ लिया होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि डेप्रिसिएशन लगाने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि जब ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के इस खर्चे की, तो फिर उसको क्या कंसिडरेशन लेनी है। तो ये क्वेश्चन क्या, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम के अंदर? कंसिडरेशन इस वर्ड से, that what are the various consideration that needs to be taken by the auditor while doing the verification of depreciation and amortization. तीसरा क्वेश्चन बनेगा वेरिफिकेशन के पॉइंट्स के ऊपर कि ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो टोटल 3 क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? 4 रीजन है जो लिखे हुए फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हो ताकि डेप्रिसिएशन होती क्या है, मान लेते कि आपने कोई एसेट है कि 10 लाख रुपए का आपने एसेट खरीदा, आप उस एसेट को ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट आप उसको खत्म करते हुए चले जाते हो। मान लेते कि आपने 10 लाख का एसेट खरीदा और आपको लगता है कि ये 10 लाख का एसेट 10 साल तक चलेगा, तो हर साल मैं 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाता रहूंगा। तो 10 साल जब इसके खत्म हो जाएंगे तो वहां पे एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 0। मैं मान लेती हूँ एसेट था प्लांट और मशीनरी, तो बेटा 10 साल के एंड में क्या आपको पैसे चाहिए होंगे इस मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए जब ये एसेट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? यस। सो आप डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हो सो दैट कंपनी कैन हैव द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। ये पहला रीजन है। दूसरा, ये अंदर के एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे। दूसरा, टू डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। डेफिनेटली आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो, वहां पे अगर आपको जानना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है जो आपकी लगी सामान को बनाने के लिए, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे। भले ही वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बट दिखाओगे तो सही, भले ही नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि नॉर्मल वीयर टीयर तो हो रहा है, तो आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ऑल्सो सही प्रॉफिट एंड लॉस
कैलकुलेट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। अगर मैं P&L में डेप्रिसिएशन ना डालूं तो P&L का जो बैलेंस है वो दूसरा आएगा, और अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ तो प्रॉफिट और लॉस आपका अलग कैलकुलेट होकर आएगा। तो सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। सेम गोज विद द बैलेंस शीट ऑल्सो। अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके ना दिखाऊं तो डेटर आपके मतलब एसेट आपके ज्यादा दिखेंगे, और अगर मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी तो एसेट आपके कम दिखेंगे। तो सही पोजीशन ऑफ एसेट को डिपिक्ट करने के लिए दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो, टू शो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इन एंटिटीज बैलेंस शीट आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो ये 4 रीजन है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। जो मैंने बोला वही आपको लिखना है, बट ये 4 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है। आगे अगला क्वेश्चन है ये वाला, ऑडिटर जब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इस खर्चे की वेरिफिकेशन कर रहा है तो कौन सी कंसिडरेशन उसको लेनी, कौन सी चीजों को उसको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, सुनना। पहले 3 पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर है, ध्यान से सुनते हुए जाना। पहले 3 पॉइंट ग्रुप बना लो, अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं ऑडिटर सबसे पहले देखेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटिटी जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट मींस कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल एएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड तीसरा आप ये भी देखते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, एंड अगर कोई भी चेंज आया अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपने उसको डिस्क्लोज किया। तो पहले 3 पॉइंट किससे जुड़े हुए, अकाउंटिंग पॉलिसी से जुड़े हुए, और ये पॉइंट बहुत बार ऑडिट के अंदर आए हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो कर रहे हो ये समझो। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। तीसरा, चेंज नहीं सी whether that accounting policy have been followed consistently year after year, और अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई चेंज किया है तो चेंज हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। ये 3 कंसिडरेशन ऑडिटर को लेनी पड़ेगी। तो पहले 3 पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी से जुड़े हुए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हो? यस, यही आपका अगला पॉइंट है कि वेदर द डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। आप ये भी देखोगे कि जो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के चार्जेस है वो वैलिड होने चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि जो एसेट के ऊपर आपकी ओनरशिप है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, वो खर्चा आप डेप्रिसिएशन में डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई एसेट आपने लीज के ऊपर लिया और आप डेप्रिसिएशन फिर आपको नहीं मिलनी चाहिए उसकी, फिर भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो। सो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के चार्जेस क्या है, वैलिड है। एंड आप इंश्योर करोगे कि डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के चार्जेस आपने कैलकुलेट अप्रोप्रिएटली करी है, दैट मींस आप उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर कर रहे हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, एंड सही से आपने रिकॉर्ड करे हैं, अप्रोप्रिएट पीरियड में आपने रिकॉर्ड करे जिससे कंप्लीटनेस अफेक्ट हो सकती है। तो आप मुझे बताओ कितने पॉइंट हमने पढ़े, मेरे हिसाब से 6-7 पॉइंट है ये। कौन सा? 3 पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी के, 3 बार बोल दे, दोबारा से नहीं बोलूंगी। 1 पॉइंट के एमोर्टाइजेशन, जो भी आपका एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन है वो वैलिड है, ठीक है, एंड सही पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया, सही अमाउंट के ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज करी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू आपने माइनस करने के बाद वो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो मैंने काटा हुआ है वो क्लास के अंदर तो हमने डिस्कस किया था, बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी असर्शन की टेस्टिंग ऑडिटर करेगा? असर्शन वही है OCMP, इसको आप एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे एंटिटी की प्रोसेस क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, मतलब एंटिटी का वही ऊपर वाला पॉइंट जोड़ो इसको अकाउंटिंग पॉलिसी से। एंटिटी की प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होती है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। तो कंपनी की मैनेजमेंट को बोलो कि फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर मुझे दे दो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कितने आपके फिक्स्ड एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तीसरा, अब आपको ये जो रजिस्टर मिल गया इसके ऊपर काम क्या करना है, जो मैंने आपको बोला इसके ऊपर आप टेस्टिंग करोगे। अब इसमें से आप सैंपल बेसिस के ऊपर कुछ फिक्स्ड एसेट चूज कर लो एंड उनको चेक करो। क्या चेक करो कि उधर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट है। ओके, एंड जितना भी इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ETC, आप चेक करो कि कंपनी ने उनकी अमोर्टाइजेशन अप्रोप्रिएटली करी है। ये पॉइंट हमारा ऊपर भी आया था इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, ठीक है।
डेप्रिसिएशन आर चार्ज्ड ऑन द एसेट। अच्छा आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन किस डेट से चार्ज करोगे? जब आपने उस एसेट को यूज करना शुरू कर दिया, या जिस डेट के ऊपर वो रेडी है फॉर द यूज, जिस डेट के ऊपर वो रेडी है फॉर द यूज। सो इंश्योर दैट द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज, ना कि फ्रॉम द डेट व्हेन इट हैज बीन एक्चुअली पुट टू यूज। ये पुट टू यूज का कंसेप्ट टैक्स के अंदर आता है। Okay, ensure depreciation and amortization has been charged as per the useful life of PPE or intangible asset as the case may be. So दोबारा से आ जाओ, सिंपल सा पॉइंट है, आपको डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन का खर्चा वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप कंपनी का कंट्रोल समझ लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड द कंट्रोल इन द सेंस कि एंटिटी का प्रोसेस समझ लो कि एंटिटी का प्रोसेस क्या है फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। दिमाग में रखो अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। दूसरा, फिर आप एंटिटी को बोलो अपना फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर मुझे दे दो। जैसे एंटिटी आपका फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर देगी, कुछ एसेट सैंपल बेसिस के ऊपर चूज करो और उनका डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, यूजफुल लाइफ आपने क्या ली, ये सब कुछ चीज आप चेक करो। ओके, फिर आपको इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एमोटाइजेशन कंपनी ने चार्ज करी या नहीं, ये आप वेरीफाई कर लो। एंश्योर करो दैट आप एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन उस डेट से चार्ज करो जिस डेट से वो एसेट इज रेडी टू यूज, ना कि पुट टू यूज। Okay, and you have to ensure that depreciation and amortization charge हुई है as per the useful life of tangible or intangible asset as the case may be. So these are the points that you have to write. उसके बाद जो ये शेड्यूल तरीके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, ये शेड्यूल तरीके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एक बार आप सेल्फ देख लेना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay, so we are moving forward to last FSLI, that is other expenses. So other expenses के हेडिंग में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि पावर का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, आपके प्लांट और मशीनरी के ऊपर कोई खर्चा आप इनकर कर रहे हो विच इज़ रेवेन्यू इन द नेचर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अदर एक्सपेंडिचर की हेडिंग के नीचे ये खर्चा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑडिटर इन एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन कैसे करेगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनना। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब आप इन अदर एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन करोगे तो कौन सी कंसिडरेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये कंसिडरेशन के 6 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बना। फिर ये जो खर्चे अलग अलग लिखे हुए हैं ना, अलग अलग खर्चे के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि आप रेंट एक्सपेंस की वेरिफिकेशन कैसे करोगे, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस की वेरिफिकेशन कैसे करोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस की वेरिफिकेशन, लीगल एंड प्रोफेशनल खर्चा जो आपकी कंपनी ने पे किया है, ठीक है, उसका आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ईटीसी, इसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी जो टैक्स पे कर रही है वो भी खर्चा है, उसकी वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे। तो इंडिविजुअल एक्सपेंस के ऊपर एक एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। चलो, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन जिसको ऑडिटर लेगा जब वो वेरिफिकेशन कर रहा है अदर एक्सपेंसेस की। सबसे पहले ऑडिटर कंसीडर करेगा कि एक्सपेंडिचर जो आप डाल रहे हो अदर एक्सपेंस की हेडिंग के अंदर, दोज मस्ट बी रिलेटेड टू दिस पीरियड ओनली। सो मतलब कंप्लीटनेस को आप इंश्योर कर रहे हो। वेदर द एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द करंट पीरियड अंडर ऑडिट। दूसरा, वो खर्चा कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर कंसीडर करेगा दैट द एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एज अ रेवेन्यू एंड नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा, डेफिनेटली एक्सपेंडिचर जब भी आप इनकर करोगे तो कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो होगा। तो ऑडिटर विल हैव टू इंश्योर कि हर एक खर्चे के अगेंस्ट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है। वेदर द एक्सपेंडिचर हैज अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक ट्रेवल टिकट, अगर आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर बुक किया है, राइट, तो उसके अगेंस्ट ट्रेवलिंग टिकट होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस, ईटीसी, ठीक है। एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन आप अप्रोप्रिएटली कर रहे हो, सही हेड के अंदर उसे बुक कर रहे हो। ऑडिटर विल इंश्योर वेदर द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर द करेक्ट एक्सपेंस हेड। ऑल्सो आप इंश्योर करोगे कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उसको अथोराइज किया है। वेदर द एक्सपेंडिचर वॉज अथोराइज्ड एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिक्स, तो जिसके पास पावर थी टू गिव द अथोराइजेशन इन रिलेशन टू सच एक्सपेंडिचर, उस अथॉरिटी ने इस खर्चे को अथोराइज किया है। एंड ऑल्सो जो भी खर्चा भी सेट के अंडर बुक करोगे वो बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। सो ऑडिटर विल इंश्योर वेदर द एक्सपेंडिचर वाज इन रिलेशन टू बिजनेस एंड नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो कौन से पॉइंट आए? 6 कंसिडरेशन लिखी हुई है। सबसे पहले बहुत कॉमन से पॉइंट, क्या यहाँ पे कैपिटल नेचर का खर्चा आएगा? नहीं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यहीं से दूसरा पॉइंट याद आएगा कि बिजनेस एक्सपेंडिचर आएगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। तीसरा, अथोराइज होना चाहिए खर्चा, बहुत बार आपने देखा है, अथोराइजेशन होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट अथोराइजेशन का आ गया। चौथा, सही हेड के अंदर आप उसको बुक कर रहे हो, क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट।
पांचवा, सही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप बुक करो, करंट पीरियड से रिलेट करता है खर्चा या नहीं, एंड डॉक्यूमेंट, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंश्योर करोगे दैट एवरी एक्सपेंडिचर इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। तो 6 पॉइंट आपको इधर ऐसे लर्न होंगे। ओके, आगे चलेंगे। अच्छा, जब आप इन अदर एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन करते हो तो ऑडिटर कौन सी असर्शन को टेस्ट करेगा? सो असर्शन वही है OCMP, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट आप एक बार इसको पढ़ लेना। बट आपको भी थोड़ा सा एक दो आप आइटम की असर्शन पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रेपिटेशन वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेंट का एक्सपेंस आ रहा है, आप उसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे? पहले आप मुझे बताओ, रेंट को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप कंपनी से क्या मांगोगे? क्लासेस के अंदर जितनी बार डिस्कस हुआ है, रेंट अग्रीमेंट। सो यू विल ऑब्टेन रेंट अग्रीमेंट, एंड उसके साथ साथ अगर कंपनी ने कोई मंथ वाइज रेंट का एक्सपेंडिचर का कोई शेड्यूल बना के रखा हुआ है, वो भी आप ऑब्टेन कर लोगे। सो यू विल ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंडिचर शेड्यूल अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा आप वेरीफाई करोगे, ये कंप्लीटनेस का पॉइंट है कि खर्चा रेंट का 12 महीने के लिए आपने रिकॉर्ड किया है, पूरे 12 महीने के लिए। डेफिनेटली अगर बिल्डिंग 12 महीने के लिए आपने रेंट पे नहीं ली थी तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो 12 महीने के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। वेरीफाई इफ द एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल द 12 मंथ एंड वेदर रेंट का अमाउंट इज एज पर द अग्रीमेंट। तो आपने रेंट अग्रीमेंट ऑब्टेन किया, कोई शेड्यूल वो बना रहा है मंथली एक्सपेंस शेड्यूल, उसको ऑब्टेन किया। दूसरा, आप ये देख रहे हो एक्सपेंडिचर हैज बीन बुक्ड फॉर all 12 month and as per the rent which is agreed in the rent agreement। तीसरा, स्पेशल फोकस आपका जाएगा अगर रेंट अग्रीमेंट के अंदर एस्केलेशन क्लोज है। सो एस्केलेशन क्लोज क्या होता है कि जब आपने रेंट अग्रीमेंट साइन किया तो उस टाइम के ऊपर मान लेते पर मंथ का रेंट था 10,000 रुपए, बट बाद में जाकर महंगाई बढ़ती है तो 10,000 से 12,000 भी रेंट हो सकता है। सो आप ना पहले ही क्लोज डाल देते हो रेंट अग्रीमेंट के अंदर कि अगर इतना इन्फ्लेशन वगैरह हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली आपका रेंट भी बढ़ जाएगा। सो आप देखो, स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एस्केलेशन क्लोज। आप देखोगे रेंट अग्रीमेंट के अंदर क्या कोई एस्केलेशन क्लोज है इन द एग्रीमेंट, एंड वेरीफाई करो कि रेंट फिर आप कैसे चार्ज कर रहे हो, वेदर इट इज चार्ज ऑन द SLM बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट, कि ऐसा है कि आप हर साल 10,000 हर महीने 10,000 SLM बेसिस पे रेंट चार्ज कर रहे हो, या फिर एस्केलेशन क्लोज कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ है। ऑल्सो वेरीफाई करो कि रेंट अग्रीमेंट किसके नाम पे होना चाहिए, इट हैज टू बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी, एंड जो भी एक्सपेंडिचर है वो उस यहाँ पे रेंट का जो आप खर्चा बुक करो उस प्रीमाइसिस से जुड़ा होना चाहिए जिसको एंटिटी बिजनेस के लिए यूज कर रही है, एंड वेदर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रीमाइसिस यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इन सारे पॉइंट को देखोगे, ये ऊपर वाले ही जो हमने कंसिडरेशन लिए ना, इन्हीं की लाइंस के ऊपर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। आगे चलेंगे। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस, मशीनरी चलती है, पावर कंज्यूम होती है, ये भी खर्चा है। ऑडिटर इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेगा? पहले 2 पॉइंट रेंट वाले हैं। सो कंपनी की मैनेजमेंट से अगर उन्होंने कोई मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल बना के रखा है उसको आप ऑब्टेन कर लोगे, अलोंग विद डेफिनेटली यहाँ पे कोई अग्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा, बट आपने पैसा पे किया होगा पावर के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे के लिए कोई अमाउंट पे कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, बिल आप ऑब्टेन कर लो। दूसरा, फिर आप इंश्योर करो कि 12 महीने के लिए आपने पैसा पे किया, इफ द एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल द 12 मंथ। राइट वर्ड इज कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने रिकॉर्डिंग करी है 12 महीने के लिए। तो पहले 2 पॉइंट कॉमन है, ऐसे आप रिकंसाइल करके पढ़ोगे तो थोड़े बहुत पॉइंट कम भी हो जाएंगे। तीसरा, ये बेसिकली क्या है, तीसरे पॉइंट के अंदर और चौथे पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है। तीसरे पॉइंट में ऑडिटर कहता है, मतलब ये पॉइंट कहता है कि ऑडिटर एक कंपाइलेशन बना लेगा। ही विल कंपाइल अ मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट कंज्यूम्ड। सो आपने मैनेजमेंट को बोला कि आप ना मुझे ये बता दो कि कितना आपका कंजम्पशन हुआ है, ठीक है, हर एक महीने में कितना आपने यूनिट कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी का, आपने वो मंथ वाइज यूनिट कंज्यूम का डिटेल ले लिया, ठीक है, एंड कितना रेट के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस पे कर रहे हो, आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको पता लग जाएगा ना कि कितना कंजम्पशन के नाम पे बुक होना चाहिए था खर्चा। सो इट सेज ऑडिटर विल कंपाइल अ मंथ वाइज समरी ऑफ पावर यूनिट कंज्यूम्ड एंड एप्लीकेबल रेट एंड चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिल रेज्ड ऑन मंथली बेसिस। सो जितने का बिल आ रहा है और ये जो आपकी कॉम्प्यूटेशन है ये सेम होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने डेफिनेटली कैलकुलेशन में कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। इन रिलेशन टू यूनिट कंज्यूम्ड, सो इधर भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म कर रहे हो। सो ये जो यूनिट कंज्यूम्ड आपकी एंटिटी दिखा रही है वो रीजनेबल, उसके ऊपर रीजनेबलनेस टेस्ट आप परफॉर्म कर लोगे। सो इन रिलेशन टू यूनिट कंज्यूम्ड एनालाइज द मंथली पावर कंज्यूम्ड बाय लिंकिंग इट टू द यूनिट ऑफ द फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सो आप क्या करो, आप ना हर एक मंथ का एक ट्रेंड देख लो
कि मेरी कंपनी हर एक मंथ में, मैं मान लेती हूँ आप ऑन एन एवरेज 100 यूनिट फिनिश्ड गुड की बनाते हो, तो आप देख लो कि जब मैंने एक जो अप्रैल का मंथ था उस वाले मंथ के अंदर 100 यूनिट फिनिश्ड गुड की बनाई, तो कितना यूनिट मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम किया। तो फिर ऐसा ही आप दूसरे महीने के लिए देख लो, ऐसा भी तीसरे महीने के लिए देख लो। अगर आपको इन मंथ में बहुत ज्यादा वेरिएंसेस दिखाई देता है तो इसका मतलब कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। सो इन रिलेशन टू यूनिट कंज्यूम्ड, एनालाइज द मंथली पावर यूनिट कंज्यूम्ड बाय लिंकिंग इट टू द फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर वेरिएंस इन द मंथली ट्रेंड। सो ये लास्ट के दो प्रोसीजर क्या हो गए, एनालिटिकल प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन है ये, अभी तक तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस का सिंपल से पॉइंट है, दो पॉइंट है तो इतना कोई आने के चांसेस नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपेंस मतलब कि आपने इंश्योरेंस लिया, उसके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो। सो सबसे पहले आप कंपनी से समरी ऑब्टेन कर लोगे कि आप मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बता दो आपने कौन कौन सी ली है, अलोंग विद द वैलिडिटी पीरियड कि कब तक वो वैलिड है। एंड ऑल्सो अभी इंश्योरेंस के केस में एक इशू होता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस आप एक साल के लिए तो लेते नहीं हो, बट फाइनेंशियल्स तो आप हर साल आप बुक कर रहे हो। तो उस केस में मतलब क्लोज कर रहे हो, तो उस केस में आपका ना जो खर्चा होता है, जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। तो ऑडिटर को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी ने पे किया, इस साल में कितना प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से दिखाओगे और कितना पीएडएल में इस साल के खर्चे के नाम पे दिखाओगे। So verify whether the expense has been correctly classified between the prepaid and expense for the period based on the number of days. So इसमें सीन कैसे रहेगा, मैं मान लेती हूँ एक फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है। अभी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली कब, ये आपने जून में जाके पॉलिसी ली, ठीक है, और आपने जून में ही ये 1 जून 2024 को आपने पॉलिसी ली, और जून में ही आपने 12 महीने की इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी, क्योंकि प्रीमियम साल की जाती है। बट इस साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 10 महीने बने, 10 मंथ। तो बेटा 10 मंथ का तो एक्सपेंस दिखेगा और 2 महीने आप प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे दिखाओगे, जितना भी प्रीमियम आपने पे किया पूरे 12 महीने के लिए। मैं मान लेती हूँ पूरे 12 महीने के लिए आपने 10,000 का प्रीमियम पे किया, उसमें से 10 महीने का तो आप इधर निकाल के 10/12 जितना भी निकलेगा इस साल में डेबिट कर दोगे पीएनएल में, और बाकी प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आएगा 2 महीने का, ठीक है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, कंपनी लीगल एडवाइस लेती है, उसके लिए पैसा पे करती है, तो फिर इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? सबसे पहले 2 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, ऑब्टेन अ मंथ वाइज एंड कंसल्टेंट वाइज समरी। सो आप क्या करो, देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपने कंसल्टेंसी ली होगी, मतलब या तो आपने एम्प्लॉय को, किसी लीगल प्रोफेशनल को एज ए एम्प्लॉय रखा है सैलरी के ऊपर, या किसी से आपने कंसल्टेंसी ली है। ऐसा द केस में भी आप क्या करो, कंपनी की मैनेजमेंट से लिस्ट ऑब्टेन कर लो मंथ वाइज और कंसल्टेंट वाइज समरी, कि आपने मंथ वाइज कितना खर्चा किया या आपने किधर किधर से कंसल्टेंसी ली। दूसरा, अगर मंथली रिटेनरशिप अग्रीमेंट है, अगर आप किसी को मंथली बेसिस पे रिटेन कर रहे हो, तो फिर वहां पे इंश्योर करो कि एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 12 मंथ हैज बीन रिकॉर्डेड करेक्टली। एंड अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, कंसल्टेंसी 1 टाइम ले रहे हो, इन दैट सिचुएशन सेलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव। तो मतलब फिर यही 2 चीजें उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के रिलेशन में आप चेक करो जो आपने 1 टाइम कंसल्टेंसी ली है। And auditor need to be very careful while vouching for the legal expenses, as same may highlight a dispute for which the entity may not made a provision. So कहते हैं जब आप ना यहाँ पे इस खर्चे की टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा केयरफुल इसलिए रहना है कि हो सकता है कि कई बार कंपनी को प्रोविजन बनानी चाहिए बट कंपनी प्रोविजन नहीं बना रही है, कोर्ट के अंदर आपका मैटर पेंडिंग है, डिस्प्यूट के अंदर है और कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाई हुई है वहां पे, जबकि बननी चाहिए। and the matter may not have been discussed highlighted to the auditor for the specific consideration. That means आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या कोई पेंडिंग मैटर है, ठीक है, कोई लिटिगेशन है आपके अगेंस्ट, बट कंपनी उसका जवाब नहीं दे रही है। तो ये 501 में भी ऐसा पॉइंट आया था। ओके, आगे चलेंगे। ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और एनी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मैं इसको कह सकती हूँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ऑडिटर क्या करेगा, जैसे हमने ऊपर वो जो पॉइंट्स पढ़े, ये ऊपर जाओ, ये वाले, ये इन लाइंस के ऊपर टेस्टिंग करेगा, वाउचिंग करेगा ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। ये पहला पॉइंट है, ऑडिटर शुड सेलेक्ट अ सैंपल एंड वाउच फॉर द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव। दूसरा, ही विल परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर, तो आप क्या कर लोगे, रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म कर लोगे। इस साल खर्चा इतना हुआ, इसका ट्रैवल एक्सपेंडिचर पिछले साल कितना था,
ठीक है, या अगर मैं आपको कोई और खर्चा पकड़ लो, ठीक है, उसका आप एक रीजनेबलनेस टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर लोगे। परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ अदर एक्सपेंस विच में इंक्लूड एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस। बट इसने दूसरा प्रोसीजर बोला है परफॉर्म करने को। इसने क्या बोला है कि आप ना ये देख लो कि आपकी एंटिटी पर यूनिट कितना प्रोडक्शन कर रही है, मतलब आपकी एंटिटी प्रोडक्शन कितना कर रही है और पर यूनिट एक्सपेंडिचर कितना होता है, तो इस साल कितना होना चाहिए। आप ये रीजनेबलनेस टेस्ट परफॉर्म कर लो, क्योंकि आपने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि अल्टीमेटली जब आप कोई सामान बनाते हो तो फिर ये सारे खर्चे इनकर हो रहे हैं, तो फिर यू कैलकुलेट द पर यूनिट एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना आपका प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लो कि पर यूनिट कितना एक एक्सपेंडिचर को लेकर चार्ज होना चाहिए। ऑल्सो ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर द सेम विद द प्रीवियस, जो मैंने आपको बताया कि पर यूनिट प्रोड्यूस का खर्चा इसका निकालो और उसका कंपैरिजन पिछले सालों से कर लो, एंड प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड, या फिर कंपैरिजन आप इंडस्ट्री के साथ कर लो, एंड अगर बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन है मैनेजमेंट से उसका रीजन पूछो। पेमेंट फॉर द टैक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? सबसे पहले मैनेजमेंट जो कॉम्पिटिशन बना रही है टैक्स की वो ऑब्टेन कर लो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो जीएसटी है। ऑब्टेन द कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेस प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, दैट मींस क्लाइंट, एंड वेरीफाई एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी की भी कॉम्पिटिशन आपने सही से किया। तो जो भी आपका कॉम्पिटिशन बनता है वो इनकम टैक्स की प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपने किया है, जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग आपने किया। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कॉम्पिटिशन है तो पहले आपने कॉम्पिटिशन ऑब्टेन करी और उसकी वैलिडिटी को चेक किया। दूसरा, रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो कंपनी ने डायरेक्ट टैक्स पे किया होगा, इनकम टैक्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको वेरीफाई कर लो और देखो कि आपने पेमेंट हैज बीन डन अप्रोप्रिएटली। पेमेंट ऑन अकाउंट, ये तो आपका क्या था, सेल्फ असेसमेंट आपने करी और टैक्स खुद से पे कर दिया। कई बार क्या होता है कंपनी के अगेंस्ट डिमांड आ जाती है, मतलब उसकी असेसमेंट होती है और डिमांड आती है और फिर कंपनी पैसा पे करी है। तीसरा पॉइंट उसके ऊपर है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस लाइक जीएसटी। कब आप ये पे कर रहे हो टैक्स? कॉन्सिक्वेंट बिकॉज ऑफ रेगुलर असेसमेंट, आपकी असेसमेंट हुई है, स्क्रूटनी हुई है, शुड बी वेरीफाइड, इसको भी आप वेरीफाई करोगे अलोंग विद अ कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो अगर असेसमेंट हुई है तो एओ ने ऑर्डर निकाला होगा, तो जितना डिमांड बनता है उतना आपने पे किया, आप ये वेरीफाई कर रहे हो। नोटिस ऑफ डिमांड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एंड द चलान एक्नोलेजिंग द अमाउंट पेड, और अगर आपकी एंटिटी ने पैसा पे किया तो चलान बना होगा, उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। प्लस अगर आपने लेट पेमेंट करा तो पीनल इंटरेस्ट लगा होगा, वो पीएडएल में चार्ज होना चाहिए, ऑडिटर ये चेक करेगा। और आजकल तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, बैंकिंग फैसिलिटी का आप यूज करते हो फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड आप यूज करो, डेबिट कार्ड आप यूज करो, तो ये आप वेरीफाई करो कि ये इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जो भी आपने करी, तो अकॉर्डिंगली आप ई स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। ऑल्सो कई बार आपके एसएससी के बिहाफ पे पेमेंट कोई और कर रहा है, तो इंश्योर करो कि आपका उधर पेन मेंशन हो रहा है। सो एसएससी कैन मेक द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ द टैक्सेस ऑल्सो फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एनी अदर पर्सन। मान लो आपने सीए ने कर दिया आपके बिहाफ पे, देयरफॉर इट शुड बी वेरीफाइड दैट चलान फॉर मेकिंग सच पेमेंट इज क्लियरली, तो ये जो चलान बन रहा है इसके ऊपर पेन किसका आएगा? आपका। इट शुड क्लियरली मेंशन द पेन नंबर, टेन नंबर, टी नंबर, जीएसटी नंबर ऑफ द एसएससी जिसके बिहाफ पे पेमेंट की जा रही है। तो एक बार सारे पॉइंट फिर से बता दोगे कौन कौन से पॉइंट आए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी की पेमेंट, ये टैक्स होता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कैसे वेरीफाई करोगे? आपकी मैनेजमेंट ने जो कॉम्पिटिशन करी है उसको ऑब्टेन करो और उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कि वो सही है या नहीं। दूसरा, पेमेंट आपने सही से करी है वो जानने के लिए आप क्या कर लोगे, जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी मैनेजमेंट फाइल कर रही है, पेमेंट जो कर रही है, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। ये सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है। और अगर डिमांड निकली थी और उसके अगेंस्ट पेमेंट की गई, उसको वेरीफाई करने के लिए एओ का ऑर्डर होगा, डिमांड नोटिस होगा, उसको आप वेरीफाई कर लो। कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर लगी क्योंकि आपने लेट टैक्स की पेमेंट करी, वो डेबिट होना चाहिए पीएनएल के अंदर, ऑडिटर ये वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, और कौन से पॉइंट आए? अगर इफ द पेमेंट हैज बीन मेड बाय सम अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एसएससी, पेन, टेन, टिन, जीएसटी नंबर किसका आना चाहिए? आपके एसएससी का आना चाहिए, राइट। एंड आजकल तो फिर जो आप पेमेंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू भी कर रहे हो, तो इंश्योर दैट यू आर वेरीफाइंग दैट एज वेल।
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से पढ़ोगे शेड्यूल 3 वाली, बट मैं कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर आपके साथ यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, और ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्जाम में आ सकते, तो इसको मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एडिशनली आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आपको पता है कि कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ CSR, तो ये आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, जैसे कि कितना अमाउंट था जो आपको स्पेंड करना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 135, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। दूसरा डिस्क्लोजर दोगे उसमें से कितना स्पेंड किया, कितना इनकम किया, कितना आपका शॉर्टफॉल था, कितना 2% के आसपास आप करते हो ना, तो कितना आपका शॉर्टफॉल था वो भी आप डिस्क्लोज करोगे। जो पिछले सालों का शॉर्टफॉल आता आ रहा है वो आप डिस्क्लोज करोगे, और रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, क्यों नहीं आप उतना स्पेंड कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए एज पर द प्रोविजन, रीजन बताओगे। नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, अगर आपने जो खर्चा इनकर किया है किस टाइप की CSR एक्टिविटीज के ऊपर इनकर किया है, एंड अगर जिस जगह पे आप पैसा दे रहे हो वो आपका ही रिलेटेड पार्टी है, तो मान लेते आपने ट्रस्ट को पैसा दिया और ट्रस्ट आपकी ही कंपनी का है, तो फिर उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे देना पड़ेगा। सो डिटेल ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपकी कंपनी, क्या आपने ये एज पर AS किया या नहीं किया, तो ये डिस्क्लोजर आप दोगे, उसकी डिटेल दोगे बेसिकली यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से कह रहे हैं, where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movement in the provision during the year should be shown separately। ये नहीं समझ में आएगा आपको जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं आपकी कंपनी को ना खर्चा इनकर करना था, ठीक है, CSR के नाम पे जो आप करते हो हर साल, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल खुलवाना, स्कूल खुलवाना, ये सब CSR एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने कमिटमेंट करती है, कंपनी ने कमिटमेंट करती कि मैं आपको ये पैसा दूंगी, मान लेते हैं 2 लाख रुपए बनता है, जस्ट एन एग्जांपल। ये पैसा अभी गया नहीं है, ये ट्रस्ट ये हॉस्पिटल को बना रही होगी, ये पैसा इस ट्रस्ट को गया नहीं है, बट कमिटमेंट तो कर दी, तो कमिटमेंट करती है तो कंपनी को तो प्रोविजन दिखानी पड़ेगी, इधर प्रोविजन दिखानी पड़ेगी, तो बेटा ये प्रोविजन आप इधर शो कर रहे हो, ये उस डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, दैट वेयर अ प्रोविजन इज मेड विद रिस्पेक्ट टू अ लायबिलिटी इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। So you are entering into a contract with this trust that you will make this payment. So you are creating a provision in respect of such expenditure. तो उधर the movement in the provision during the year should be shown separately. अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं अगले साल आपने 2 लाख पे करना था, इनको 1 लाख पे कर दिया, तो अभी प्रोविजन 1 लाख की रहनी चाहिए या 2 लाख की रहनी चाहिए, 1 लाख की रहनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख तो आपने पे कर दिया, तो प्रोविजन के अंदर जितना भी मूवमेंट भी आता जाएगा उसको आप अलग से शो करोगे। तभी मैंने बोला ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी है, तो ध्यान में रखना। क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी तो आपने सुना होगा, ठीक है। सो अगर आपकी कंपनी ट्रेड करती है या इन्वेस्ट करती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वर्चुअल करेंसी के अंदर, तो ये डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा। सबसे पहले कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ इस टाइप के ट्रांजेक्शन के अंदर। ऑल्सो आप शो करो कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर एज ऑन रिपोर्टिंग डेट कितना अमाउंट ऑफ करेंसी जो कंपनी हेल्ड कर रही है, या क्या आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या कोई एडवांस लिया है किसी पर्सन से, इस टाइप की करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, ये आप अलग से डिस्क्लोज करोगे। तो ये डिस्क्लोजर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, एंड दिस वाज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो मैंने खाली वही डिस्क्लोजर या वही पॉइंट बोला कि सेल्फ कर लेना, जो या तो रिपीट हो रहे हैं या तो मुझे लगता है कि हाँ ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर की अगर आप डिस्कशन देख रहे हो एनीवेज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, और मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ आधा अधूरा करवाऊँ, ठीक है। नहीं तो फिर मैं इसको कम टाइम में भी खत्म कर सकती थी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड से बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को करके जाते हैं, उसमें से बहुत ही सिलेक्टेड बच्चे जो यहाँ तक लेक्चर देखने की जहमत भी उठाएंगे, वो भी रिवीजन लेक्चर जो इतना बड़ा है। सो अगर आप पहुँच पाए, कैन अश्योर यू डेफिनेटली आपको एक आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, और आपको आसान लगेगा चैप्टर जब आप इसको अपने एंड के ऊपर रिवाइज करने के लिए बैठोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।